गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो उम्मीद है आपने चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपने चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है तो फिर चलिए ऐसे 240 के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ऐसे 240, फिर 250 एंड देन 260, देन 299 एंड 402। राइट, चलिए शुरू करते हैं ऐसे 240 के क्वेश्चंस। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, क्या बोल रहा है, वाइल कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड you come across IOU amounting to rupees 2 crore as against a cash balance shown in books of rupees 2.10 crore. You also observe that despite similar high balance throughout the year, small amount of rupees 50,000 are withdrawn from the bank to meet a day-to-day expense. Okay, देखिए कुछ नहीं, बड़ा है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि कंपनी को किसी को 2 करोड़ रुपए क्या करना है, पे करना है, और कंपनी के पास जो कैश बैलेंस जो अवेलेबल है, कैश में जो बैलेंस अवेलेबल है विद एंटिटी वो है 2 करोड़ 10 लाख का। और ये क्या बोल रहा है कि इंस्पाइट इतना हाई बैलेंस कंपनी के पास है, फिर भी कंपनी क्या कर रही है, डेली एक्सपेंस जो रुपए है ना 50,000 के आसपास होते हैं, उसको मीट करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, बैंक से क्या कर रहे हैं, रुपए निकाल रहे हैं। बराबर। तो ये क्या बोल रहा है कि इस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्या बोल रहा है कि यार इट्स इंडिकेशन, यहाँ पे क्या हो सकता है, सस्पेक्टेड फ्रॉड हो सकता है कि पहला तो एंटिटी इतना हाई बैलेंस कैश बैलेंस क्यों है ना हेल्ड करके रख रही है। अगर हेल्ड करके रखती है तो हमारी जो जनरल प्रोविजन है, राइट, वो ऑडिटर को क्या बोलते हैं, अगर इतना हाई बैलेंस अगर एंटिटी में अवेलेबल है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको उसके रिगार्डिंग आपको स्पेसिफिकली ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी चाहिए, जैसे कि रिकंसिलिएशन, राइट, सरप्राइज चेक, फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे ना स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना चाहिए। बराबर। देखिए बोला, इन द प्रेजेंट केस circumstances indicate the possibility of fraud and accordingly auditor must investigate further to consider effect on financial statement. The guidance note on audit of cash and bank balance also mention that if the entity is maintaining an unduly large balance of cash, he should carry out a surprise verification of cash more frequently to ascertain whether it agrees. If cash in hand is not in agreement with the book balance, he should seek explanation, and if the same are not satisfactory, he should state the fact appropriately in his audit report. Right? तो कुछ खास है इसमें, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, टाइम पास वाला क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट की लाइन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट फ्रॉड। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, स्काई लिमिटेड अपॉइंटेड एन ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 while going through the audit procedure, auditor observe that the management has entered into certain transactions which are irregular in nature and the management is personally benefited from such a transaction. Okay, क्वेश्चन सिंपल सा है। ये बोल रहा है कि यार उस एंटिटी में क्या है, मैनेजमेंट फ्रॉड है, राइट, मैनेजमेंट लेवल क्या है, फ्रॉड है। उस केस में आपको बताना है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो आपको क्या करना है, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, राइट, कि ऑडिटर को क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। दूसरा अपन बताएंगे इन हैंड लिमिटेशन के बारे में। तीसरा अपन बताएंगे ऑडिटर को क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए। तीसरा ऑडिटर क्या लगता है, अगर फ्रॉड है या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड है तो ऑडिटर क्या करना चाहिए, वहां पे है ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बराबर। जैसे कि कंफर्मिंग विद थर्ड पार्टी, या फिर आपको क्या करना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट है अगर उसकी ऑथेंटिसिटी पे आपको क्या है, डाउट है, तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पे एक्सपर्ट को हायर वर्कर करना चाहिए। राइट। साथ में आपको क्या करना है, मैनेजमेंट फ्रॉड वगैरह है तो आपका क्या करोगे, आप दूसरे एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे क्या करोगे, इसका इंपैक्ट देखोगे। पहला तो रिस्क असेसमेंट, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, जो कंट्रोल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग आपने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, राइट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आप क्या करोगे, अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे क्या करोगे, इसका इंपैक्ट असेस करोगे। साथ में इट्स सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो आपको क्या करना चाहिए, टीसीडब्ल्यू के साथ आपको क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। और ध्यान रखना यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी पूछी गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, राइट। जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको है ना मार्क करिए, इसको मार्क करिए। और जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, तब आप क्या करना, उसमें ना इस चीज को लिखना, राइट, क्या करना, इस चीज को लिखना। पहला, अगर क्या क्वेश्चन आ रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, सिर्फ क्वेश्चन कितना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखना ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और जो दूसरे लॉ एंड रेगुलेशन अगर कोई स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर पे क्या कर रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं, तो ऑडिटर क्या करना चाहिए, उसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैनेजमेंट फ्रॉड है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका इंपैक्ट कहां का दिखेगा, अपन ने बेसिक रेस्पॉन्स देख लिया। दूसरा, अगर मैनेजमेंट फ्रॉड है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका इंपैक्ट कहां करेगा, पहला तो ऑडिट रिपोर्ट पे, राइट, कि ऑडिट रिपोर्ट पे इसका क्या है ना इंपैक्ट है। दूसरा, कंटिन्यूअस ऑफ ऑडिटर एंगेजमेंट, दो चीज। तीसरी चीज ध्यान रखना, सेक्शन 143(12), राइट, सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द कंपनी एक्ट, ऑडिटर क्या बोलता है, आपको क्या करना चाहिए, सीजी को आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी चाहिए, राइट। ये तीसरा, कारो रिपोर्टिंग को भी आपको क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, राइट। जो कारो का जो क्लॉज 11 है, राइट, जो क्या बोलता है, ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट करने की बात करता है। ध्यान रखना, जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर आए तो आपको इन 2-3 चीजों का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो पहले जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहा है, फिर मैनेजमेंट फ्रॉड के बारे में बता रहे हैं, फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात करी जा रही है, फिर एक और जनरल चीज की बात करी जा रही है। फिर अगर आपको डॉक्यूमेंट लगता है अनऑथेंटिकेट है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है आपने जो टीसीडब्ल्यू के साथ जो कम्युनिकेशन वगैरह किया था, या फिर जो मैनेजमेंट के साथ जो कम्युनिकेशन किया था, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है विद अदर इंफॉर्मेशन, आपको क्या करना चाहिए, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, लाइक थर्ड पार्टी साथ कंफर्म कर सकते हैं, या फिर दूसरे रिकॉर्ड्स वगैरह भी आप क्या करोगे, वहां पे चेक करोगे। साथ में देखिए सेक्शन 1 तो क्या कर रहा है, 143(12) का रेफरेंस दे रहा है, एक क्या कर रहा है, क्लॉज 11 ऑफ कारो क्या कर रहा है, उसका रेफरेंस दे रहा है, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसकी अगर नेक्स्ट लास्ट की लाइन पढ़ते हैं तो देखिए क्या बोलता है, देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री
or other evidence of receipt of service as the auditor of Messrs Honest Limited, what would be your approach? ओके देखिए कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, Messrs Honest Limited has entered into a transaction on 5th March 2022 near year end, whereby it has agreed to pay rupees 5 lakh per month to Mr. Y as annual returnship fee for engineering consultation. No amount was actually paid, but rupees 60 lakh was provided in the books of account as on March 31st, 2022. Your inquiry elicits a response that a need-based consultation was obtained around the year, but there is no documentary or other evidence of receipt of service. As the auditor of Messrs Honest Limited, what would be your approach? Okay, देखिए क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ने कोई 5 मार्च पे क्या किया, कोई ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा है, बराबर, और ईयर एंड पे क्या कर रहा है, एक एंट्री पास करी जा रही है 60 लाख की कि हमने क्या किया, हर महीने इनसे क्या किया, 5 लाख की सर्विसेज ली है। जब ऑडिटर ने इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करी, बराबर, तो उन्होंने ये चीज बोली, उसके रिगार्डिंग कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो पहला चीज आपको एक चीज यहाँ पे दिमाग में आनी चाहिए, क्या, पहला तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे फिक्चर्स एंट्री पास कर रहा है, क्या कर रहा है, फिक्चर्स एंट्री पास कर रहा है फॉर द फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर कोई प्रेशर वगैरह है उसको हैंडल करने के लिए, या फिर कोई दूसरी चीज, राइट, उसको है ना अचीव करने के लिए क्या हो रहा है, मैनेजमेंट है ना फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, बाय एंटरिंग द फिक्चर जनरल एंट्री नियर द फाइनेंशियल ईयर एंड, राइट, वहां पे क्या कर रहा है मैनेजमेंट, एक फिक्चर एंट्री क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ये क्या है, मैनेजमेंट फ्रॉड है। अपन एक चीज डिस्कस की थी, जब भी मैनेजमेंट फ्रॉड है ऑडिटर क्या करता है, उसका इंपैक्ट देखता है ऑन द कंटिन्यूअंस ऑफ ऑडिटर एंगेजमेंट। दूसरा, जब भी मैनेजमेंट फ्रॉड होता है ऑडिटर क्या करता है, उसको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करता है और डिटरमाइन करता है फर्दर नेचर टाइमिंग एक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसेस टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑडिट, राइट। तीसरा, ऑडिटर क्या करता है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट वगैरह करता है, राइट, इनकंसिस्टेंसी वगैरह है तो उसको ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा, डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है, फोर्ज लग रहा है तो ऑडिटर क्या करता है, उसको भी क्या करता है, चेक करता है, राइट। साथ में ये क्या है, ध्यान रखना, इट्स अ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, इट्स अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, राइट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं होना, ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी होता है, जो ऑडिटर क्या करता है अगेन टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करता है एज पर 260, राइट। तो साथ में ऑडिटर क्या करेगा, इसका अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे इसका इंपैक्ट देखेगा। दूसरा, जो ऑडिटर रिस्क असेस करते हैं ऑडिटर क्या करेगा, उस पे इसका इंपैक्ट देखेगा। साथ में अपन क्या किया, दो चीज ऑलरेडी देख ली, एक तो कंपनी का रेफरेंस, दूसरा क्या है, कारों का रेफरेंस, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, पिक्चर जनरल एंट्री पास कर रहा है टू मैनिपुलेट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, राइट। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कंटिन्यूअस पे आप क्या करते हो, इसका इंपैक्ट देखते हो, उसमें आप क्या करते हो, आप अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पांसिबिलिटी देखते हो एंड कंसीडर वेदर इट इज एप्रोप्रिएट टू विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इज लीगली परमिटेड, राइट। फिर देखिए क्या कर रहा है, सेक्शन 143(12) का रेफरेंस दे रहा है, एक कारो क्लॉज 11 का क्या कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है। इसके साथ अपना क्वेश्चन कर लेते हैं ये पूरा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है। एक बार आप इसका आंसर क्वेश्चन आराम से पढ़ना और फिर इसका आंसर आप क्या करना, डिटरमाइन करना, राइट, कि आप इसका क्या आंसर लिखते हो। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है तो एक बार लास्ट की 2 से 3 लाइन पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए, इन द लाइट ऑफ अबव सिनेरियो काइंडली गाइड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर विद रेस्पेक्ट टू देयर रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन हो गया इजी। अब अपन को बैक ऑफ द माइंड इस मेंटलिटी से लेके चलना कि जो भी सिचुएशन दी हुई है वो अपन को ऐसे 240 या फिर फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पांसिबिलिटी उसके रिगार्डिंग दी हुई होगी। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, आदित्य लिमिटेड was engaged in the business of owning and managing hotels and resort, selling tourism package, performing airline bookings। ओके, इनके मल्टीपल ऑपरेशन है, इनके मल्टीपल रेवेन्यू ऑपरेशन से पहले तो क्या करते हैं, होटल एंड रिजॉर्ट्स क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ओन करते हैं, टूरिज्म पैकेज भी सेल करते हैं, राइट, एयरलाइन बुकिंग का भी क्या करते हैं, काम करते हैं फॉर द कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल। ओके, इन्होंने क्या किया, संजय एंड कंपनी को क्या किया, एज ए ऑडिटर है ना अपॉइंट किया गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। देखिए मैंने फाइनेंशियल ईयर को अपडेट नहीं किया, राइट, अगर आप लेटेस्ट ईयर में चलो तो 23, 24, 24, 25 इंस्टीट्यूट क्या करेगी, इसको अपडेट करेगी। फिर क्या बोल रहा है, while planning the audit, the audit team decided that the risk of improper revenue recognition from hotel business should not be treated as a fraud risk। देखिए पहली चीज यहाँ पे गलत कर दी है, क्वेश्चन पूरा करें तब तक अपन अपना दिमाग चलाना कि यहाँ पे क्या गलत किया है, राइट। अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर क्या बोल रहा है, दिस कंक्लूजन was based on the assessment of the earlier years wherein no fraud was identified in revenue recorded from such a business. While testing the internal financial control over the process of revenue recognition, it was identified that the controls are not properly designed to mitigate the risk of fraud and the risk of improper revenue recognition. As a result, the audit team decided to perform additional substantive testing. However, the audit team still were to the conclusion that there is no risk of fraud in revenue recognition. Okay, यहाँ पे भी एक significant है ना, क्या है, default है in our engagement team performance. During the course of substantive testing, it was identified that the management did not account for revenue received from the corporate hotel bookings amounting to rupees 43 crore. Oh my god.
दिस अमाउंट वर पार्शियली रिसीव्ड इन द कंपनी बैंक अकाउंट एंड पार्शियली रिसीव्ड इन द सीएफओ जो पर्सनल अकाउंट। ओके, मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड है। द अमाउंट रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी वर डिस्क्लोज्ड एज एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट द फ्यूचर बुकिंग्स। ओके, जो जनरल एंट्रीज है राइट, वहां पे भी क्या किया गया है, फ्रॉड किया गया है, गलत तरीके से क्या किया है, अमाउंट को प्रेजेंट किया गया है। सेल्स को उन्होंने क्या किया एज एडवांस एंड इन्होंने क्या किया है, बताया है, बराबर। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या गलती है। देखिए, जब अपन ऐसे 240 पढ़ रहे थे तब अपने दो चीज अपने स्पेसिफिकली डिस्कस करा। तो कौन सा, पहला तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, राइट, मैनेजमेंट, जिसको आपको क्या करना है, स्पेसिफिकली आपको चेक करना है। दूसरा अपन क्या कहता है, इनिशियल स्टेज पे अपन क्या कहता है, रेवेन्यू रिकग्निशन अपन क्या कहते हैं, फ्रॉड रिस्क लेके चलते हैं। इनिशियल बेसिस पर अपन क्या करते हैं, जब भी ऑडिट स्टार्ट करते हैं अपन क्या करते हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन अपन क्या करते हैं, फ्रॉड लेके चलते हैं, फ्रॉड रिस्क, राइट, कि यहाँ पे फ्रॉड रिस्क हो सकती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर ऑडिटर को लगता है सर्कमस्टेंस एविडेंस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि यहाँ पे फ्रॉड रिस्क नहीं है, तो ऑडिटर क्या करता है, उसको डॉक्यूमेंट करता है कि ऑडिटर को क्यों लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड रिस्क नहीं है। और ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड रिस्क नहीं है, ऑडिटर कंक्लूड करता है, एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता है, तो उस केस में ऑडिटर को उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती फ्रॉम द फ्रॉडलेंट अप्रोच, बराबर, पहली चीज। तो यहाँ पे जो इन्होंने जो इनिशियल राइट जो एजम्पशन लेके चले हैं कि यहाँ पे फ्रॉड फैक्टर नहीं है इन द रेवेन्यू रिकग्निशन, राइट, वो इनिशियल स्टेज पे ही गलत है। पहला तो इनिशियल स्टेज पे ही गलत है, राइट। फिर उनको क्या मिला, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जब उन्होंने ऑडिट स्टार्ट करी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया, इंटरनल कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग वगैरह ले रहे थे, वहां पे उनको पता चला कि कंट्रोल बराबर नहीं है विद रेस्पेक्ट टू द रेवेन्यू रिकग्निशन, राइट। तो फिर उनको कैसे कंक्लूड किया कि यार यहाँ पे फ्रॉड इसका नहीं है, जब पता चला कि रेवेन्यू रिकग्निशन वाला जो एरिया है, राइट, वहां पे कंट्रोल ही सही तरीके से नहीं है, तो आप किस तरीके से कंक्लूड करें कि यहाँ पे फ्रॉड इसका नहीं है। तो पहला तो ये अप्रोच गलत है हमारी एंगेजमेंट टीम की, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने एक और चीज देखी थी कि अगर क्लाइंट क्या कर रहा है, अगर उसके पास क्या मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम है, मतलब उसके पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, राइट, उसके पास है ना एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, राइट, वो एक सिंगल है ना, कुछ जैसे मैं कंप्यूटर में काम करूं, मैं सिर्फ कंप्यूटर खरीदता हूं बेचता हूं, राइट, तो वहां पे क्या रेवेन्यू जो प्रोसेस वो क्या है, सिंपल है, मैं एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन में क्या हूं इन्वॉल्व, पर यहाँ पे जो है वो ट्रांजैक्शन कैसे है, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सर्कमस्टेंस इनिशियल बेसिस पे भी इंडिकेट करें कि ऑडिटर क्या करना चाहता है, एंगेजमेंट टीम को क्या करना चाहता है, यहाँ पे फ्रॉड से लेके चलना चाहता है। तो पहला ही अप्रोच गलत है। दूसरा यहाँ पे क्या मिला है, मैनेजमेंट फ्रॉड मिला, तो उसको अपन क्या करेंगे, नॉर्मल वे में अपन क्या करेंगे, उसको है ना अप्रोच करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए, द ऑडिटर सेल based on the presumption that there are risk of a fraud in revenue recognition evaluate which type of revenue transaction or adjustments give rise to such risk, right। तो पहले इनिशियल बेसिस पे क्या करते हैं, रेवेन्यू वाला एरिया में अपन क्या करते हैं, फ्रॉड रिस्क लेके चलते हैं। फिर क्या बोले, दिस प्रिजम्पशन दैट देयर आर रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन मे बी डिब्यूटेड, राइट, मतलब आप उसमें बाद में ले सकते हैं कि यार फ्रॉड रिस्क यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी चाहिए कि आप क्यों लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड रिस्क नहीं है। तो आइटम मे कंक्लूड दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकग्निशन इन द केस वेयर देयर इज नो व्हेन देयर इज अ सिंगल टाइप ऑफ सिंपल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल। ओके, एग्जांपल दे रहा, आपको एग्जांपल में देने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला, इन द करंट सिनेरियो मल्टीपल स्ट्रीम है, साथ में ध्यान रखना कंट्रोल भी क्या है, प्रॉपर्ली डिजाइन वगैरह नहीं है। फिर ड्यूरिंग द ईयर इट आइडेंटिफाइड दैट मैनेजमेंट डिड नॉट अकाउंट फॉर रेवेन्यू फॉर होटल बुकिंग अमाउंटिंग टू ₹43 करोड़। दीज अमाउंट फॉर पार्शियल रिसीव्ड इन द कंपनी बैंक अकाउंट। ये केस को बता रहा है अपन, ये केस अपन भी मैंने भी आपको बताया था कि जब भी देखिए अपन आंसर लिखते हैं तो अपन को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, ये वाला जो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ने दिया, सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, ये जो फैक्ट्स ऑफ द है ना केस है, ये अपन को सबसे पहले अपन को बताना चाहिए कि यार जो भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दिया वहाँ पे क्या है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बराबर। उसके बेसिस पे अपन को रेलेवेंट स्टैंडर्ड के अपन को क्या करना चाहिए ना, रेफरेंस देना चाहिए। जो ऑडिटर ने इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दिया है, अपन को क्या करना चाहिए, पहले अपन को फैक्ट ऑफ द सर्कमस्टेंस बताना चाहिए क्या है, फिर अपन को रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स का अपन को रेफरेंस देना चाहिए, वहाँ पे ना क्या क्या रिक्वायरमेंट ऑडिटर के लिए दी हुई है, अपन को वो रेफरेंस वहाँ पे देनी चाहिए, राइट। उसके बाद अपन को क्या करना चाहिए, उसके बाद अपन को कंक्लूड करना चाहिए। तो देखिए अपना स्टेप क्या रहने वाला एग्जाम में, यहाँ पे इंस्टीट्यूट के आंसर अपने दिए हैं तो हो सकता है यहाँ पे स्टेप अलग हो, एग्जाम में आपके स्टेप क्या रहेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्ट ऑफ द केस बताओगे, राइट, कि पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जो भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड या फिर है ना सेक्शन लग रहा है या फिर दूसरे चैप्टर के जो भी प्रोविजन आप क्या करोगे, रेलेवेंट प्रोविजन बताओ क्या रेलेवेंट प्रोविजन। उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में आपको कंक्लूजन दोगे, लास्ट में आप क्या करोगे, कंक्लूजन दोगे। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑडिटर while performing risk assessment procedure should consider complexity and nature of revenue for determining the fraud risk in revenue recognition। फिर ये जो डेफिशिएंसी थी हमारी एंगेजमेंट में उसके बारे में बताया गया है। फिर क्या बोला, moreover the audit team should have recognized fraud risk by identifying the deficiency of internal control over the revenue recognition process, should have treated the risk of improper revenue recognition as a significant risk। also as per section 143 का रेफरेंस दिया जा रहा है, साथ में कारो का भी रेफरेंस दिया जाए, ओके नहीं दिया तो अपन क्या करेंगे, कारो का भी रेफरेंस देंगे। दूसरा अपन क्या करते हैं, दूसरे जो ऑडिट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की आप क्या कर सकते हो, उसका रेफरेंस भी दे सकते हो। बट अगर क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का है तो इतना आंसर क्या होता है, इनफ होता है। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, in the course of audit of Quick Limited, you suspect that the management has made misstatement in the financial statement intentionally to deceive the users and to succumb to pressure to meet the market expectation।
elucidate how the fraudulent financial reporting may be accomplished and also discuss the technique of committing fraud by the management overriding control. ओके, कुछ नहीं है, पहला बताया fraudulent financial reporting आपको बताना है, दूसरा आपको बताना है टेक्निक किस तरीके से है ना ये किया जा सकता है। तो देखिए पहले तो fraudulent financial reporting बताना क्या, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन या फिर अल्टरेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, या फिर क्या बोल रहा है मिसरिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस, या फिर क्या बोल रहा है इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह की बात कर रहा है, राइट। फिर ये कैसे किया जा सकता है, जैसे कि पिक्चर्स एंट्रीज में आपको है ना एंटर करना, या फिर इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग एजम्पशन, आपको कोई ना एजम्पशन आप क्या कर उसको इनएप्रोप्रिएटली एडजस्ट करो जबकि कोई ऐसा सर्कमस्टेंस वगैरह नहीं है, या फिर आप क्या कर कंसीडर कर रहे हो फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर एंगेजिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, या फिर अल्टरिंग रिकॉर्ड्स और टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। कुछ नहीं, टाइम पास वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर रजत while doing anti-fraud control for a construction company found that the company has witnessed a few fraud in the past, mainly in the nature of material theft from the site and fake expense voucher. Mr. Rajat is evaluating options for verifying the process to reveal fraud and corrective action to be taken in such cases. As an expert in fraud prevention, you have been asked to brief Mr. Rajat about the inventory fraud and verification procedure with respect to defalcation of inventory. ओके, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्या है, कोई कंपनी है उसमें मिस्टर रजत काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं एंटी फ्रॉड कंट्रोल को क्या कर रहे हैं रिव्यू कर रहे हैं, और जब रिव्यू कर रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है, कुछ फ्रॉड मिल रहा है, उनको क्या मिल रहा है, कुछ फ्रॉड मिल रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि पहला तो फ्रॉड कहाँ हुआ है, कौन से इन्वेंट्री का फ्रॉड हुआ है, बराबर कौन से कंट्रोल मिसिंग वगैरह है, और साथ में वहाँ पे क्या करेक्टिव एक्शन से लिए जा सकते हैं कि फ्यूचर में ये ना सेम फ्रॉड नहीं हो। मिस्टर रजत क्या कर रहे हैं, इन चीजों को इवेल्युएट कर रहे हैं। अब आप क्या हो, इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, आपको क्या करना है, मिस्टर रजत को हेल्प करनी है, इस चीज को किस तरीके से आपको है ना करेक्ट करना है, आपको यहाँ पे क्या क्या एक्शन से लेने हैं, बराबर। तो देखिए सबसे पहले फ्रॉड किस किस तरीके से हो सकते हैं इन्वेंट्री में, या तो इन्वेंट्री की क्या करना है, चोरी कर देना, यहाँ पे इन्वेंट्री आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, आप बता रहे हो ना वो इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, आप उसको राइट ऑफ कर दोगे, बट एक्चुअली इन्वेंट्री डैमेज नहीं हुई है, आप क्या कर रहे हो, उसको इस तरीके से चोरी कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट को आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, राइट। या तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है तो डॉक्यूमेंट में एंट्री भी आप पास कर रहे हो और इस चोरी भी क्या कर रहे हो आप कर रहे हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कस्टमर या फिर सप्लायर के साथ आप क्या कर सकते हो, मिलकर आप क्या कर सकते हो, इन्वेंट्री की वगैरह चोरी कर सकते हो, बराबर। जैसे कि सप्लायर ने माल भेजा बट उसने एक्चुअली भेजा नहीं, उसने सिर्फ क्या किया, इनवॉइस या फिर ना वो भेज दिया, आपने क्या किया, जो इनवॉइस रजिस्टर है आपने क्या किया, वहाँ पे एंट्री पास कर दी कि ओके गुड्स से आ गया, बराबर, बट एक्चुअली में गुड्स से आया ही नहीं, एक्चुअली में क्या है, गुड्स से आया ही नहीं है। आपने क्या किया, सप्लायर को क्या किया, थोड़े पैसे सप्लायर को रख दे, थोड़े पैसे क्या करता हूँ मैं रख देता हूँ, बराबर। तो इस तरीके से क्या होती है, चोरी हो सकती है। अब अगर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यार इसको किस तरीके से, कहाँ पे पहले फ्रॉड हुआ है और उसको आगे के लिए किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सके, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के इन्वेंट्री की क्या हुई है, चोरी हुई है, किस टाइप के इन्वेंट्री की क्या हुआ है, चोरी हुई है, या फिर कौन से पर्टिकुलर इन्वेंट्री की चोरी हुई है। दूसरा मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन से स्टेज पे है ना चोरी हो रही है, कौन से स्टेज पे चोरी हो रही है, या फिर कौन सा पर्सन इन्वॉल्व है जो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए इसको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरे इन्वेंट्री प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए, पूरा के पूरा जो इन्वेंट्री प्रोसेस है आपको क्या करना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। जैसे अगर सपोज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इंडस्ट्री है, तो जो अपना जो प्रोडक्शन प्लांट क्या कर रहा है, एक बार जो रिक्वेस्ट है ना क्या कर रहा है, प्लेस कर रहा है कि हमको क्या चाहिए, पर्टिकुलर रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। वहां से स्टेज शुरू होती है, वहां से जो सप्लायर को जो क्या कर रहा है, जो है ना रिक्वेस्ट जारी है रॉ मटेरियल परचेज, राइट। आपको वहां से लेके जब तक गुड्स कस्टमर को डिस्पैच नहीं हो जाता है, आपको क्या करना चाहिए, पूरी चेन को डिटेल में इवैल्यूएट करना है, राइट। सप्लायर ने क्या किया, सप्लायर के पास रिक्वेस्ट गई गुड परचेज करने के लिए, सप्लायर ने क्या किया, गुड सेंड किया, इनवॉइस सेंड किया, आपको उसको चेक करना है, इनवॉइस रजिस्टर को चेक करना है, राइट। अगर गोडाउन अगर आप क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो तो गोडाउन का रजिस्टर आपको क्या करना है, चेक करना है, राइट। वहां से जो प्रोडक्शन के लिए आपको जो है ना इन्वेंट्री इशू हो रही है, आपको क्या करना है, उसको चेक करना है, राइट। आपको प्रोडक्शन प्रोसेस को आपको क्या करना है, डिटेल में चेक करना है। प्रोडक्शन प्रोसेस से जो फिनिश गुड्स में जा रहा है आपको करना है, वहां पे चेक करना है। वहां से जो कस्टमर को जो सप्लाई हो रहा है आपको उसको चेक करना है। आप क्या कर सकते हो, कस्टमर से भी क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कंफर्मेशन वगैरह ले सकते हो। आपको इस तरीके से क्या करना है, पूरे इन्वेंट्री प्रोसेस का क्या करना है, आपको डिटेल में चेक करना है। जितना डिटेल में रिकॉर्ड होगा, जितने डिटेल में रिकॉर्ड क्या किए जाएंगे, मेंटेन किए जाएंगे, उतना इजीली होगा फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना। दूसरा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कहना कंसीडर करनी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। क्या करना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, राइट। अगर पूरी चेन क्या है, अगर किसी सिंगल पर्सन के हाथ में है, अगर पूरी चेन किसी सिंगल पर्सन के हाथ में है तो वहां पे हाई चांसेस है कि फ्रॉड यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास आईटी की वो क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है, कोई लंबे टाइम से एक ही पोस्ट पे क्या है वो लगा हुआ है, तो हो सकता है उसने एक रिलेशनशिप है ना डेवलप कर दिया विद कस्टमर, हो सकता है उसके कारण वो क्या कर रहा हो, वहाँ पे फ्रॉड कर रहा हो। या फिर कोई परचेज वाले डिपार्टमेंट में क्या है, कंटिन्यूअसली कोई एक ही पर्सन क्या है बहुत लंबे टाइम से, हो सकता है वो सप्लाई के साथ क्या हो, टाई अप करके क्या हो, फ्रॉड कर रहा हो। तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, उनका रोटेशन वगैरह क्या करते हैं साथ में अपन क्या करते हैं, वहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को अपन क्या करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, बराबर। साथ में अपन देखते हैं कि काफी बार क्या होता है कि प्रोडक्शन में क्या होता है, जो वेस्टेज वाला होता है
वेस्टेज परसेंटेज। अब वेस्टेज परसेंटेज क्या होता है, नॉर्मली 5% होता है, पर वो क्या कर रहे हैं, अगर कोई फ्रॉड करने वाला वो क्या बताएगा, वहाँ पे 8% का क्या बताएगा, वेस्टेज वाला ना, वेस्टेज का परसेंटेज बताएगा, बराबर क्या करेगा, 8% का ना वेस्टेज परसेंटेज बताएगा, बराबर। इसलिए क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी क्या करेगा, इशू करेगा, क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी इशू करेगा, बराबर। और वहाँ पे वेस्टेज में क्या होगा, एक्चुअली 5% होगा, बताएगा कितना, 8%, 3% की क्या करेगा, वो चोरी कर लेगा, क्या करेगा, 3% की चोरी कर लेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप किसी इंजीनियर एक्सपर्ट की ना हेल्प ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पास्ट रिकॉर्ड को भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, राइट। इस तरीके से क्या होता है, इन्वेंटरी फ्रॉड को पूरा है ना, उसका आप है ना सोल्यूशन आप निकालोगे। देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है, देखिए इंस्टीट्यूट दे दिया है कि या तो सिंपली रिमूव किया जा सकता है गुड्स को, या फिर आप उसको एज ए डैमेज गुड्स बता के आप उसकी चोरी कर सकते हो, या फिर आप इन्वेंटरी रिकॉर्ड को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो प्रोडक्शन के लिए जो क्वांटिटी इशू होती है आप क्या करोगे, उसको इन्फ्लेट करोगे और फिर आप उसकी चोरी वगैरह कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टॉक एक्चुअली डिस्पैच बट नॉट एंटर इन द सेल्स डाटा अकाउंट, आप क्या कर सकते हो, कॉन्टिजेंट टाई अप करके भी आप क्या कर सकते हो, चोरी कर सकते हो। अभी क्या बोल रहा है, वेरिफिकेशन प्रोसीजर, ये बोल रहा है नॉर्मली ऐसे स्टॉक जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, नॉर्मली वहां पे चोरी के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये नॉर्मली कैसे हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल टू कोलिजन अमंग नंबर ऑफ पर्सन्स, देयरफॉर फॉर द डिटेक्शन द एंटायर सिस्टम ऑफ रिसीट स्टोरेज डिस्पैच ऑफ ऑल गुड्स एटसेट्रा शुड बी रिव्यूड टू लोकलाइज द वीकनेस इन द सिस्टम, राइट। अपन को पूरा इन्वेंटरी प्रोसेस की क्या करना है, अंडरस्टैंडिंगली साथ में अपन देखना है कहां पे कंट्रोल क्या है, वीक है, जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह नहीं है, या फिर कोई पर्सन लंबे टाइम से क्या है एक ही पोस्ट पे है, तो ये क्या है वहां पे वीकनेस शो कर रहा है, अपन वहां पे रोटेशन वगैरह अपन को करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉड का डिटेक्शन डिफिकल्ट होगा अगर क्या है, अगर सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल नहीं है, राइट, तो उसको डिफिकल्ट होगा, या फिर सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इसलिए जितना कंट्रोल बेटर है या फिर जितने डिटेल में रिकॉर्ड है ना अवेलेबल है, उससे क्या होगा, इजीली होता है कि फ्रॉड को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, उसको डिटेक्ट करना। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि किस टाइप की इन्वेंटरी की क्या हुई है, चोरी हुई है, राइट, एक्चुअल क्वांटिटी वगैरह क्या है। फिर आपको देखना है जिस एरिया में चोरी हुई है, जिस इन्वेंटरी की चोरी हुई है उसके रिगार्डिंग ड्यूटीज किसके हाथ में है। फिर आपको देखना कहीं एक्सेसिव कंट्रोल वगैरह तो नहीं है, विदाउट एनी सुपरविजन, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होना। आप इसको रीड कर देना, स्मॉल ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने आपको समझाया, वापस इसमें ना सारा रिपीट दिया हुआ है, आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो मैंने जो आपको पॉइंट बोले हैं आप उसको ना पॉइंट में भी आप देख के ना इस आंसर का ना दे सकते हो, राइट। अभी क्या बोल रहा है, आपको डिटेल में क्या करना चाहिए, आफ्टरवर्ड्स ऑल द रिसीट इश्यू ऑफ इन्वेंटरी रिकॉर्डेड इन द इन्वेंटरी बुक शुड बी वेरीफाइड टू द रेफरेंस ऑफ एंट्रीज इन द गुड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर एंड द डॉक्यूमेंटरी एविडेंस एज रिगार्ड परचेज एंड सेल्स। दिस वुड रिवील particulars of inventory not received but paid for as well as that issued but not a charge to the customer, सप्लायर और है ना कस्टमर दोनों की बात इन्होंने साथ में कर दी। फिर क्या बोला आपने ना, जो भी एंट्री जो रजिस्टर में एंटर करेगी आप उसको क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन द इन्वेंटरी बुक। द शॉर्टेज अगर कोई भी ऑब्जर्व होती है ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी शुड बी रिकंसिल विद द डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व्ड ऑन चेकिंग द बुक्स इन द मैनर मेंशन्ड अबव। फिर ये लास्ट में अपन जो एक जो वेस्ट वाले की जो बात कहती है उसको आप क्या करते हो, इन्फ्लेट करके आप क्या करते हो, क्वांटिटी को इशू करते हो, उस तरीके से है ना चोरी करी जा सकती है, उसकी है ना बात कर रहा है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए क्या बोल रहा है, यू आर अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सुप्रीम लिमिटेड एंड आर इन द मिड्स ऑफ कंडक्टिंग एनुअल ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ending on 31st March 2023. During the course of audit, you come across a situation involving recording of a purchase amounting to rupees 1.5 crore from a company incorporated on 18th March 2023. Upon further inquiry, you discover that a purchase have been booked at the instance of one of the directors. Further, despite this entry in the book, no payment was made and there is a lack of documentary other evidence validating this purchase. How would you deal in given a situation? Okay, again repetitive जैसा क्वेश्चन है। एक बार आप इसको रीड कर लेना, एकदम रिपीटेटिव क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद लास्ट की लाइन पढ़ते हैं। देखिए क्या है, सीए कुमार with respect to risk guide CA Kumar with respect to risk factor related to misstatement arising from the misappropriation of asset with reference to relevant standards on auditing. Okay, कुछ नहीं है, ये कुछ circumstance की बात कर रहा है with respect to misappropriation of assets. ओके, इस क्वेश्चन में एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसकी बात कर रहा है, अपन ने कौन कौन से देखे थे, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी एंड द रेशनलाइजेशन या फिर एटीट्यूड ऑफ द
क्लाइंट और या फिर उसके एम्प्लॉय वगैरह की बात कर रहा है, राइट। तो पहले किसकी बात कर रहा है, इंसेंटिव प्रेशर, राइट। अगर आपके एंटिटी में क्या है, इंसेंटिव है या फिर कोई हाई प्रेशर है कुछ एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए, तो वो क्या होता है, एक फ्रॉड फैक्टर होता है। अपन यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करी थी, ये क्या है, फ्रॉड ट्रायंगल, राइट। ये तीनों काफी बार क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, राइट। इंसेंटिव प्रेशर या फिर तो एंटिटी में कोई ना इंसेंटिव प्रेशर हो सकता है, या फिर जो फ्रॉड कर रहा है, राइट, या फिर जो उसके जो एम्प्लॉय वगैरह हो सकता है उसके ऊपर कोई ना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वगैरह हो, तो हो सकता है उसको मीट करने के लिए क्या हो रहा है, वहां पे फ्रॉड हो रहा है। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी, मतलब एंटिटी में कुछ ऐसी एसेट है वो जो क्या है इजीली है ना कन्वर्टेबल इनटू कैश, या फिर एंटिटी क्या कर रही है, हाई कैश क्या कर रही है मेंटेन कर, जो है ना इनिशियल है ना क्वेश्चन में एक बार एक चीज देखी, राइट। एंटिटी क्या करिए, कोई हाई कैश क्या करिए मेंटेन करिए, या फिर एंटिटी के पास कोई ऐसी एसेट या फिर इन्वेंटरी है, राइट, जो इजीली रिकॉग्निजेबल नहीं है और साथ में वो क्या है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश वगैरह है, राइट। तो वहां पे हो सकता है क्या है, चोरी होने के चांसेस ज्यादा हो, या फिर वहां पे क्या है, एक तो एंटिटी क्या कर रही है ऐसी इन्वेंटरी वगैरह मेंटेन कर रही है, वहां पे क्या है इंटरनल कंट्रोल क्या है वीक है, तो क्या होती है एक अपॉर्चुनिटी होती है, राइट। या फिर वहां पे क्या है, जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं होना या फिर एक्सेसिव ट्रस्ट वगैरह होना, राइट, वहां पे क्या होती है अपॉर्चुनिटी होती है, राइट। एंड तीसरा क्या था, रेशनलाइजेशन या फिर एटीट्यूड, मतलब क्या होता है कि एंटिटी में क्या है, या तो कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है, राइट, या फिर क्या हो रहा है कोई डेफिशिएंसी क्या हो रही है, रिपोर्ट हो रही है, राइट। इंटरनल क्या कर रहा है, कोई डेफिशिएंसी क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, फिर भी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उस पर एक्शंस वगैरह नहीं ले रहा है, मतलब मैनेजमेंट का क्या है एटीट्यूड वगैरह अच्छा नहीं है, राइट। एंटिटी का जो ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो क्या है अच्छा नहीं है। या फिर अपन क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉय वगैरह होता है अपन क्या कहते हैं उनकी लाइफस्टाइल वगैरह को भी क्या कहते हैं अपन इवैल्यूएट करते हैं, राइट। उनके जो प्रिंसिपल्स वगैरह अपन क्या कहते हैं नॉर्मली उनको भी है ना बेसिकली चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी वगैरह, राइट। कोई पियून है तो पता चला वो मर्सिडीज में आ रहा है, राइट, पियून है पर वो क्या कर रहा है मर्सिडीज में आ रहा है, मतलब उसका जो एटीट्यूड वगैरह अपन क्या करते हैं उसके बेसिस पे भी क्या करते हैं इन चीजों को चेक करते हैं, बराबर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस कम है, आते तो आपको पूरे नंबर यहाँ से लेके आने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एक बार आप इसको रीड करना। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी लास्ट की एक लाइन पढ़ते हैं, फिर इस पूरे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करते हैं। देखिए क्या आ रहा है, डिस्कस हाउ यू शुड प्रोसीड टू डील विद द अबव सिचुएशन एज ऑडिटर ऑफ कंपनी पेइंग स्पेशल अटेंशन टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। तो क्वेश्चन किसका है, अगेन ऐसे 240 का है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मिस्टर डेकर लिमिटेड presently engaged in the manufacturing of fabric want to set up a new plant for manufacturing of a special kind of fabric providing altogether different texture and feel. This kind of fabric has become a hit with the retail customer. The company needs to set up plan for manufacturing the above kind of fabric involving huge capital outlay to stay competitive in the market. Okay, देखिए पहला तो मार्केट कॉम्पिटिटिव है, दूसरा अगर कंपनी को मार्केट में बने रहना है तो कंपनी को क्या करना है, इस प्लांट को लगाना पड़ेगा, और इस प्लांट को लगाने के लिए है ना बड़ा कैपिटल चाहिए। Now you are the auditor of company and find that the company's revenue has increased in the financial year 22-23 to rupees 1000 crore फ्रॉम रुपीज 750 करोड़ इन द लास्ट ईयर। ओके, हो सकता है कंपनी ने प्लांट लगा दिया हो, बराबर, तो कंपनी की ग्रोथ है ना 33% से क्या होगी, कंपनी की सेल बढ़ गई। ओके गुड। अभी क्या बोला, बाय द टाइम यू स्टार्टेड द ऑडिट देयर वाज नो चेंज इन द प्लांट कैपेसिटी एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नीड टू सेट अप न्यू प्लांट हैज बिकम नोन टू यू ड्यूरिंग इंक्वायरी ऑफ कंपनी पर्सनल। ओके, तो हुआ क्या, जब आप ऑडिट कर रहे थे तब अपने देखे, जब अपन फाइनेंशियल है ना रिव्यू करते, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करते ड्यूरिंग द इनिशियल केस ऑफ ऑडिट, राइट, वहां पे आपको पता चला होगा कि रेवेन्यू क्या हुआ 33% से बढ़ा है। अब जब अपने ऑडिट स्टार्ट करी, ऑडिट कंटिन्यू करते, तब अपने जब इंक्वायरी वगैरह करी, जब अपने इंक्वायरी वगैरह करी तो अपन को पता चला कि प्लांट की कैपेसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, कंपनी ने कोई भी नया प्लांट नहीं लगाया है। तो अब वहां पे एक डाउट रेज हुआ कि यार देखिए पहला तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है और उस मार्केट में बने रहने के लिए उस फैब्रिक का होना जरूरी था, राइट, उस फैब्रिक का होना जरूरी था, उसके लिए ना यूज ना कैपिटल चाहिए था, राइट, बराबर। अब अगर वो आपने प्लांट नहीं लगाया है तो उसके बिना रेवेन्यू बढ़ने का चांसेस कम होता है, राइट, रेवेन्यू क्यों बढ़ा, नॉर्मली तो कम होने का चांस होता है, आपके केस में उल्टा हुआ है, बढ़ा क्यों है, मतलब इट्स इंडिकेशन कि यहाँ पे क्या हो सकती है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, यहाँ पे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, इट्स इंडिकेशन, बराबर। अब ये बोला कि यहाँ पे आप इसको किस तरीके से आप क्या करोगे, प्रोसीड करोगे, तो यहाँ पे क्या है, इट्स इंडिकेशन कि यहाँ पे क्या हो सकती है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, मैनेजमेंट क्या हो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, या तो किसी है ना प्रेशर को मीट करने के लिए, या फिर किसी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए, या फिर किसी है ना लोन कन्वीनियंस वगैरह को हो सकता है मीट करने के लिए हो सकता है, मैनेजमेंट क्या करो, मैनेजमेंट यहाँ पे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो। अब यहाँ पे ऑडिट क्या करेगा, उसको एड्रेस करेगा, मतलब टीसीडब्ल्यू से डिस्कस वगैरह करेगा, राइट, कंट्रोल्स को चेक करेगा, राइट, रेवेन्यू रिकग्निशन में जो ट्रांजैक्शन है ऑडिट क्या करेगा, उनको चेक करेगा, राइट, ऑडिट क्या करेगा, फिर से रिस्क को असेस वगैरह करेगा, बराबर। ऑडिट क्या करेगा, साथ में ऑडिट को फ्रॉड मिलता है या फिर ऑडिट को कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड ऑडिट क्या करेगा, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा, थर्ड पार्टी से कंफर्म वगैरह करेगा, डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, साथ में ऑडिट क्या करेगा, ऑडिटर जो कंप्यूटर टेक्निक्स वगैरह होता है ऑडिट क्या कर सकता है, उसका भी यूज कर सकता है। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर एंड नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड बाय द ऑडिटर। देखिए क्या बोल रहा है, excessive pressure exists for management to be involved in fraudulent financial reporting. In such a situation, management may be tempted to inflate its revenue to show rosy picture. In case of auditor assessing risk of material misstatement due to fraudulent financial reporting, auditor procedure to address such risk, like performing substantive analytical procedure relating to revenue, use of computer-assisted audit technique to identify unusual revenue transaction, and testing control pertaining to revenue transaction need to be performed. Right? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, देखिए, सीए रिधिमा, इंटरनल ऑडिटर ऑफ ट्रैक स्टोर लिमिटेड,
has pointed out following deficiency in internal control of the company in her report. Okay, ये कोई इंटरनल ऑडिटर है, उसने क्या की डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी इन द इंटरनल कंट्रोल। देखिए कौन से एरिया में करी। पहला तो रिसीवेबल आर नॉट रिकंसाइल्ड एट अ स्टिपुलेटेड इंटरवल। ओके, दूसरा कस्टमर आर प्रोवाइडेड credit limit based on their track record. However, no review of customer credit limit is undertaken at the required interval. Okay, the statutory auditor of the company finds that no action has been taken by the company on the said deficiency pointed out in the report of the internal auditor. What does the above situation allude to statutory auditor of the company? तो पहला तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल हुई, राइट। ये पहला तो ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि पहला जहाँ पे जो कंट्रोल है, जहाँ पे डेफिशिएंसी है, ये क्या कर सकते हैं, मटेरियल अफेक्ट कर सकते हैं किसको, फाइनेंशियली स्टेटमेंट को, राइट। साथ में ये इस टाइप की डेफिशिएंसी है जो क्या कर सकती है, फ्रॉड है ना कर सकती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर एंटिटी में क्या कर सकती है, इसके कारण फ्रॉड हो सकता है। क्यों? पहला तो रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा है टाइमली इंटरवल पे। दूसरा, कस्टमर को क्या करें, क्रेडिट दी जा रही है, ओके क्रेडिट देना ओके, पर उसको टाइमली बेसिस पर क्या करना चाहिए, क्रेडिट लिमिट को रिव्यू करना चाहिए, राइट, कि क्या क्रेडिट लिमिट अपन जो दे रहे हैं क्या विद इन द लिमिट है या नहीं है, राइट। अब मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो पहले तो मैनेजमेंट फ्रॉड को भी इंडिकेट करता है। अब मैनेजमेंट यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं ले रहा है, तो अपन यहाँ पे याद अपने अभी एक रिसेंट एग्जांपल देखा किसका, एटीट्यूड, राइट। ओवरऑल एंटिटी का ओवरऑल जो कंट्रोल एनवायरमेंट है, राइट, वो भी क्या है, एडिक्वेट नहीं है, राइट, वो भी क्या है, ऑनेस्टी एथिकल वाला नहीं है, बराबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए management failing to remedy known significant deficiency in internal control on a timely basis is the fraudulent factor for misstatement arising from the fraudulent financial reporting. When management does not correct significant deficiency in internal control on a timely basis, it reflects attitude, character or set of ethical values that allow them knowingly and intentionally to commit a dishonest act, right। मतलब एंटिटी का जो ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है। It's a potential to fraud. Lack of timely reconciliation of receivable may lead to intentional misstatement. Further, non-reviewing customer limit may lead to grant of credit beyond credit worthiness of the customer. It may result in intentional tying up with the customer funds, companies fund with risky customer due to collusion, right। आप क्या कर रहे हो, कस्टमर के साथ क्या कर रहे हो, मिलकर आप क्या कर रहे हो सकता है फ्रॉड कर रहे हो। The above situation is a fraudulent factor for fraudulent financial reporting, right। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो एक चीज आप देखिए, ओके, इससे साथ में SO240 होता है कंप्लीट। अब एक चीज देखिए, कोई भी नया पॉइंट आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिला। अपन ने इससे रिलेटेड सारे पॉइंट अपन ने रेगुलर लेक्चर में कवर किए हैं, कोई भी पॉइंट आपको नया देखने को नहीं मिला है। तो अभी भी मैं एक चीज कहूंगा, आप पहले लेक्चर अच्छे से देखिए, एक बार अपने चैप्टर को गो थ्रू करिए, उसके बाद अपन क्या आप है ना इस क्वेश्चन सेशन को अटेंड करिए। अब जो नेक्स्ट अपन स्टैंडर्ड देखने वाले वो कौन सा है, SA250, कौन सा, कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। जो अदर लॉज एंड रेगुलेशन है, ऑडिटर क्या करना है, ऑडिटर को वहां पे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन लेनी कि उसके साथ कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है, राइट। जो डायरेक्ट लॉज एंड रेगुलेशन जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्ट इंपैक्ट है, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, वहां पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए। अगर ऑडिटर क्या मिलता है, नॉन कंप्लायंस मिलता है, तो ऑडिटर क्या करता है, वहां पे अपनी क्या करता है, रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी वगैरह देखता है, वहां पे ऑडिटर TCWG को कम्युनिकेट करता है, लीगल एडवाइस वगैरह ले सकता है, राइट। साथ में ऑडिटर उसका ऑडिट रिपोर्ट पे क्या करेगा, उसका इंपैक्ट वगैरह देखता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी comment on the following. While verifying the employee record in a company, it was found that a major portion of the labor employed was child labor. On questioning the management, the auditor was told that it was outside the scope of the financial audit into the compliance with the other laws. Okay. मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो लेबर लॉज का रिगार्डिंग आप जो इंक्वायरी कर रहे हो, ये आपके ना स्कोप के बाहर है, राइट। मैनेजमेंट इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दे रहा होगा। तो पहले तो मैनेजमेंट को आपको बताना है कि हमारे ना स्कोप से बाहर नहीं है, आपको दोनों का रेफरेंस देना है, डायरेक्ट लॉज और अदर लॉज वाला, बराबर। अगर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में पहला तो लीगल एडवाइस देखेगा, दूसरा ऑडिटर देखेगा अगर ऑडिटर को उस केस में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं और जो नॉन कंप्लायंस है उसका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में अपना उसका इंपैक्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे देखेगा, राइट। साथ में ये क्या, अगर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, राइट, इट्स अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, तो ऑडिटर क्या करेगा, TCWG को कम्युनिकेट करेगा। Auditor should ensure disclosure of above fact and provision of the cost of fine, litigation, other consequences in the case. Auditor concludes that non-compliance may have material effect on the financial statement. He should modify his opinion accordingly, right? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PQ Limited, a listed entity, is in the business of manufacturing of special chemicals. The company has appointed CA Judge as a CFO of the company. CA Judge is concerned about compliance with the provision of laws and regulation. They determine the reported amount and disclosure in the financial statement of PQ Limited. Accordingly, CA Judge wants to implement such policy procedure that can assist him in the prevention and detection of non-compliance with laws and regulation. Help CA Judge by citing example of such policy and the procedures. Okay. ये क्या बोल रहे हैं, CA Judge करके है जो किसी कंपनी के क्या है, CFO है। अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंपनी क्या करे, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या करे, कंप्लाई करे, क्या करे, लॉज एंड रेगुलेशन से क्या करे, कंप्लाई करे। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन से लॉज एंड रेगुलेशन क्या है एप्लीकेबल है ऑन द एंटिटी, राइट। साथ में लॉज एंड रेगुलेशन की क्या है ना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वगैरह है, राइट। साथ में उनको समझने के लिए, राइट, सीए क्या कर सकता है, वो सीए जो जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या कर सकता है, किसी एक्सपर्ट की अगर हेल्प ले सकता है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर दिया, राइट, क्या लॉज एंड रेगुलेशन उनकी क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट करे, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इंटरनल कंट्रोल डेवलप करोगे, राइट, जो आपको इंश्योर करे कि एंटिटी क्या करिए, उस लॉज एंड रेगुलेशन क्या करिए, कंप्लाई करिए। साथ में क्या करोगे, कोड ऑफ कंडक्ट है ना क्या करोगे, डेवलप करोगे,
अब आप ये जो पॉलिसीज वगैरह है राइट, या फिर जो लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट वगैरह है राइट, आप क्या करोगे उसको अपने एम्प्लॉय से क्या करोगे कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, एक्चुअली काम तो उनको करना है ना, तो उनको इंश्योर करना है कि क्या हो रहा है, लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो सबसे पहले उनको बताना जरूरी है। तो अपन क्या करोगे, अपनी जो एम्प्लॉय है आप क्या करोगे उसको कम्युनिकेट करोगे, साथ में आप क्या करोगे उनको ट्रेनिंग वगैरह भी करोगे, साथ में आप क्या करोगे उनको मॉनिटर करोगे क्या वो एज पर कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साथ में अगर वो वहां पे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो अपन क्या करेंगे, वहां पे डिसिप्लिनरी एक्शंस वगैरह उनको लेना पड़ेगा राइट। साथ में उनको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन, और उनकी क्या है ना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वगैरह है राइट। इस तरीके से सीए क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल ऑन द एंटिटी। देखिए सबसे पहले क्या करना, मॉनिटर करना क्या लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी लीगल एडवाइजर लीगल एक्सपर्ट क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। उसके बेसिस पे एक बार आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बेसिस आप क्या करोगे, इंटरनल कंट्रोल को डेवलप करोगे, साथ में आप क्या करोगे कोड ऑफ कंडक्ट क्या करोगे डेवलप करोगे, आप क्या करोगे उसको कम्युनिकेट करोगे किसके साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ। आप क्या करोगे उनको ट्रेन करोगे राइट, फिर आप क्या करोगे उनको मॉनिटर करोगे क्या उनसे कंप्लायंस कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे वहां पे डिसिप्लिनरी एक्शंस लोगे राइट। साथ में आपको क्या करना है, एक रजिस्टर आपको क्या करना है मेंटेन करना है राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एज एन ऑडिटर ऑफ टीआरपी लिमिटेड you are suspicious that there might be non-compliance with laws and regulation to which the company is subject to. Indicate the possible areas or aspect where you may have to look out for forming an opinion as to whether your suspicion has some base to further inquire. ओके कुछ नहीं है, ये अपन को सर्कमस्टेंस पूछ रहा है जो इंडिकेट करता है कि क्या है नॉन कंप्लायंस हो सकता है राइट। जहां पे आपको ऐसे कौन से एरिया आपको चेक करना चाहिए जो आपको इंफॉर्मेशन दे सके विद रिगार्ड टू द नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। कौन कौन से, जैसे कि अगर कोई अथॉरिटी से कोई नोटिस वगैरह है राइट, या फिर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन रेड वगैरह करी है राइट, कोई एडवर्स मीडिया कमेंट वगैरह है, या फिर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है जो क्या करिए इंडिकेट करिए कि वहाँ पे क्या हो सकता है नॉन कंप्लायंस हो सकते हैं, या फिर ऑडिट ट्रेल का है ना अनअवेलेबिलिटी राइट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ऑडिट ट्रेल, या फिर अपन क्या कर रहे हैं टैक्स हेवन वाली जो कंट्रीज है अपन क्या कर रहे हैं उनके साथ है ना अनयूजुअल ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, या फिर अपन मार्केट रेट से क्या कर रहे हैं बहुत ज्यादा रेट में अपन क्या कर रहे हैं कोई चीज परचेज कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, या फिर अपन क्या कर रहे हैं बहुत ज्यादा कमीशन वगैरह दे रहे हैं, या फिर अपन क्या कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन अपन क्या कर रहे हैं कुछ ना ट्रांजेक्शन वगैरह क्या कर रहे हैं एंटर वगैरह कर रहे हैं। तो ये क्या है कुछ इंडिकेशन है राइट, जो क्या करिए इंडिकेट कर सकते हैं क्या हो सकती है पर्टिकुलर एंटिटी में नॉन कंप्लायंस हो सकता है विद लॉज एंड रेगुलेशन, जैसे कि investigation, payment for unspecified services, high sales commission or low sales commission, unusual payment in cash, purchase at price significantly higher or below the market price, unusual payment toward legal and returnship fees. ओके स्पेसिफिक बहुत अच्छा है। अगर आप क्या करो बहुत ज्यादा लीगल एक्सपेंस कर रहे हो राइट, अगर आपकी एंटिटी में क्या है बहुत ज्यादा लीगल एक्सपेंस आपको एक बार देखना चाहिए कि क्यों है राइट। बाकी हमने सारी चीज एक बार डिस्कस कर ली है राइट, एक बार चेक करना, एक सेकंड का होल्ड करिएगा। ओके हम कहाँ पे थे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, सीए अभिनंदन is an auditor of KM Private Limited. During the course of audit, CA Abhinandan became aware of the information concerning an instance of non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulation. Being a senior partner of CA, Abhinandan guide him regarding audit procedure to be followed when non-compliance is identified or suspected. Okay, अगर आपको क्या लगता है, अगर आपने क्या किया है, आपने ऑडिट अगर चेंज आपको याद है अपन क्या कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, अगर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अगर आपको क्या मिलता है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या नॉन कंप्लायंस है या फिर आपको लगता है कि सस्पेक्टेड राइट, अपन को पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास इंडिकेशन है कि क्या हो रहा है नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो उसके अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस, दूसरा सर्कमस्टेंस अंडर व्हिच द नॉन कंप्लायंस हैज बीन ऑकर्ड, एंड तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है बराबर। फिर अपन क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूसी से इंक्वायरी करेंगे, अपन उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप हमको बताइए कि आप क्या कर रहे हो, लॉज एंड रेगुलेशन आप क्या कर रहे हो, कंप्लायंस कर रहे हो, अगर वो दे देते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देती है तो अपन क्या करेंगे उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, अपन क्या करेंगे वहां पे लीगल एडवाइस को लेने के दे सकते हैं, और साथ में अपन देखेंगे क्या इसके कारण हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है क्या, अगर ऐसा केस है तो अपन क्या करते हैं उसका इंपैक्ट देखते हैं ऑन आवर ऑडिट ओपिनियन, साथ में अपन देखते हैं क्या ये लिमिटेशन और स्कोप ऑफ ऑडिट वगैरह है राइट, इस तरीके से अपन क्या करते हैं अप्रोच करते हैं। तो देखिए सबसे अपन देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर और सर्कमस्टेंस जिसमें वो ऑकर हुआ है, तीसरा अपन देखेंगे उसका पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर अपन क्या करेंगे ऑडिटर डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी, अगर वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं वेल एंड गुड, अगर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि वो उसे कंप्लायंस कर रहे हैं तो ऑडिटर क्या करेगा उसका auditor shall consider the need to obtain the legal advice. If sufficient information about suspected non-compliance cannot be obtained, auditor shall evaluate the effect on the lack of sufficient appropriate audit evidence on the auditor's opinion. Auditor उसके फिर से एक बार रिस्क असेसमेंट देखेगा, रिलायबिलिटी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखेगा राइट। ये भी देखिए सिमिलर जैसा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको है ना रीड करना, ऊपर जैसे क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा केस स्टडी में डाला है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे मैसेज करना, अच्छा क्वेश्चन है एक बार आप इसको देखना, बट रिपीटेड जैसा क्वेश्चन है। You are auditor of social media company. Of later, government has tightened noose around the companies operating in this segment by bringing in a measure of regulatory legislation
to protect interest of the users. How you can proceed to verify that company is in compliance with the new regulatory requirement? Beside what does the above situation underscore to you as an auditor? Okay. तो देखिए कुछ सोशल मीडिया कंपनी है और सोशल मीडिया के रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ नए लॉज एंड रेगुलेशन लेके आए हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या कंपनी लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो अपने बहुत सारी चीजें अपने डिस्कस की थी। पहले अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करते हैं, राइट, इंक्वायरी वगैरह करते हैं, बराबर, कुछ अपने सेकेंडरी रिपोर्ट वगैरह अपन क्या करते हैं वो भी अपन चेक करते हैं, बराबर। फिर अपन क्या देखते हैं, जो एंटिटी जो रजिस्टर मेंटेन कर रही है अपन क्या करते हैं वो भी चेक करते हैं। एंटिटी का जो लीगल एक्सपेंस वगैरह अकाउंट था अपन क्या करते हैं वो भी चेक करते हैं। अगर एंटिटी में कोई इन हाउस लीगल है ना क्या है डिपार्टमेंट वगैरह है, राइट, अपन क्या करते हैं उनको भी चेक करते हैं, राइट। उसके बेसिस पे ताकि अपन इंक्वायरी वगैरह करते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं कि एंटिटी लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। It needs to be verified that the company has put in place system and procedure to meet with the new regulatory requirement. The same can be verified by examining the policy and procedure developed by the company in this regard, like devising appropriate system of internal controls, sensitizing employees regarding new rules, engaging legal advice, etc. Further, financial stability of the company may be threatened due to new regulatory requirement. The management may be under pressure. It is also for this factor and may need to be evaluated by the auditor. Right? कुछ खास नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस व्हाई द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिटर ability to detect material misstatement described in essay 200 are far greater in respect of non compliance with laws and regulation. ओके, आपको बताना है जो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है उसका पोटेंशियल इफेक्ट लॉज एंड रेगुलेशन के केस में ज्यादा क्यों होता है। अपन इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन किया था, राइट। क्यों? देखिए पहला तो ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है। तो ऑडिटर क्या करता है, नॉर्मली ऑडिटर के जो नोन में वही लॉज एंड रेगुलेशन आते हैं जो ऑडिटर जो है ना क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, बराबर। तो जो अदर लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है वहां पे इसका क्या होता है पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है ज्यादा होता है, बराबर। दूसरा केस क्या है, काफी बार एंटिटी को भी पता नहीं होता कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है। तो हम ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑडिटर को नॉलेज हो कि सारे के सारे कौन से लॉज एंड रेगुलेशन जो एंटिटी पे क्या है एप्लीकेबल। तीसरा, नॉन कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है ये अल्टीमेटली क्या होता है मैटर ऑफ है ना कोर्ट होता है, राइट। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि इनहेरेंट लिमिटेशन का पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है इस केस में ज्यादा होता है, बराबर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर अपन अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड अपन एक और पूरा कर लेते हैं। कौन सा? एसए 260। कौन सा? कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। इसमें अपन क्या कम्युनिकेट करते हैं, एक चीज अपन इंश्योर करती है पहले तो क्या होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब ऑडिटर क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन क्या करता है ऑब्टेन करता है, राइट। उसमें अपन क्या करना चाहिए, टाइम को भी अपन क्वेश्चन करना चाहिए, राइट। अपन को क्या करना चाहिए, टाइमली बेसिस पर अपन क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करनी चाहिए या फिर ऑब्टेन करनी चाहिए। ये अपन क्यों करते हैं, पहला तो अपन अपनी ना रिस्पांसिबिलिटी सही तरीके से डिस्चार्ज कर पाए, टीसीडब्ल्यूजी अपनी रिस्पांसिबिलिटी सही तरीके से डिस्चार्ज कर पाए और तीसरा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं हो, राइट। इसलिए एसए 260 क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, एक सेकंड गाइज होल्ड करिएगा। ओके हम कहाँ पे थे, एसए 260 का पहला क्वेश्चन है कौन सा। अब देखिए इसकी लास्ट लाइन एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए लास्ट लाइन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अबाउट आइटम टू बी रिपोर्टेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस वेयर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन ऑडिट फाइंडिंग्स इन द गिवन सिचुएशन। ओके देखिए अपन ने देखा था अपन नेचर स्कोप रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद अगर अपन को कोई ना फाइंडिंग्स मिलती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो अपन को लगता है कि टीसीडब्ल्यूजी के लिए क्या हो सकती है रेलेवेंट हो सकती है, तो अपन क्या करते हैं टाइमली बेसिस पे उसको क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन उसी चीज का लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, while the audit team has identified few matters, they need your advice to conclude on the same. Engagement partner have asked them to review the board minutes and review other secretarial regulatory record based on which the following additional matter were brought to attention of the partner. क्या है, the long term borrowing from the parent company has no return term and neither the interest nor the principal has been repaid so far. Certain computer were received from the parent company free of cost, the value of which is rupees 0.23 lakh and no accounting or disclosure of the same has been made in the notes to account. An amount of rupees 3.25 lakh per month is paid to Messrs. VCare Associate, a partnership from which is a related party in accordance with the provision of Company Act 2013 for the marketing service rendered by them. Based on an independent assessment, the consideration paid is higher than the arm's length price by 0.25 lakh per month. While the transaction was accounted in the financial statement based on the amount paid, no separate disclosure of the related party transaction has been made in the notes to account forming part of the financial statement, highlighting the same as a related party transaction. Audit manager has reported that she had asked certain information relating to other related party transaction amounting to rupees 47 lakh, but the CFO refused to provide the same since the same is perceived to be confidential and cannot be shared with the auditor. Okay. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को बहुत सारी ऐसी क्या मिली है इन्फॉर्मेशन मिली है, राइट। अब ऑडिटर को क्या करना है, उन चीजों को कम्युनिकेट करना है। तो पहला तो देखिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई आर्म लेंथ बेसिस पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हो तो इंड AS 24 आप क्या बोलते हैं, आपको क्या करना है उसका आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या करना है उसको नोट्स टू अकाउंट आपको देना पड़ेगा, राइट। आपको उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। दूसरा
अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो आपको क्या करना है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, राइट, ये क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। तीसरा, जो सीएफओ है जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा वो क्या है लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट है, राइट, वो हमको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, दैट इज द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जो हमको क्या करना चाहिए टीसीडब्ल्यू को कम्युनिकेट करना चाहिए। साथ में आपको बताना चाहिए अगर वो नहीं दी तो उसका हमारा हो सकता है उसका हमारा क्या हो ऑडिट ओपिनियन क्या हो मॉडिफाई हो। तो अपन क्या कहते हैं सारी चीज पहले से क्या कहता है टीसीडब्ल्यू को क्या करता है कम्युनिकेट करते हैं। अपन साथ उनको बताएंगे कि ये क्या है, हमको इसमें जो कारो का जो क्लॉज 13 है हमको क्या करना है वहाँ पे भी इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि एंटिटी क्या जो रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है एज पर जैसे कि इंडेक्स 24 हो गया या फिर जो है ना सेक्शन 177 एंड सेक्शन 188 है, क्या एंटिटी उससे कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। इंडेक्स 24 का रेफरेंस दिया है, साथ में ए सेटिंग का भी रेफरेंस दिया है। इन व्यू ऑफ द अबाउट इन द गिवन सिनेरियो द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ब्रीफ समरी ऑफ वेरियस आइटम टू बी रिपोर्टेड टू टीसीडब्ल्यू इन अकॉर्डेंस विद एस 260। ये क्या बोल रहा है, जो रिसिप्ट हुआ है ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरिंग नीड सेपरेट डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपन उनको बताएंगे जो 3.25 लाख का अपने पेमेंट किया है दैट इज हायर बाय 0.25 लाख टू द आर्म लेंथ प्राइस व्हिच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड हाइलाइटिंग द सेम एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज पर इंडेक्स 24। फिर ये बोल जो रेफ्यूजल है बाय द सीएफओ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वो है क्या लिमिटेशन ऑफ द स्कोप ऑफ ऑडिटर, उसके कारण हमारा ओपिनियन क्या हो सकता है मॉडिफाई हो सकता है। तो ओपिनियन मॉडिफाई करने से पहले अपन क्या करते हैं टीसीडब्ल्यू को क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। साथ में अपन करो कि क्लॉज 13 ओके इसको सही करिए, क्लॉज 13 में अपन क्या करते हैं इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, राइट, कि एंटिटी से कंप्लायंस कर रही है नहीं करी, क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर वगैरह दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैसेज मणिधारी एंड एसोसिएट have been appointed as an auditor of a JN Limited, a multinational company dealing in the spare part. During the course of audit, CM Manidhar is facing many problems, including the problem of not getting the desired information from the management. Accordingly, he decided to communicate with TCW about significant difficulty encountered during the audit. CM Manidhar seeks your guidance on matters which can be considered as significant difficulty as per SA 260। अपन को बताना significant difficulty, जैसे मैनेजमेंट को लिमिटेशन लगा रहा है, राइट, या फिर हमको क्या करना है बहुत ज्यादा प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन, या फिर जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है अनअवेलेबल है, या फिर अपने मैनेजमेंट को बोला कि आप क्या करें गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करिए, मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, राइट। तो ये क्या है कुछ सिग्निफिकेंट क्या होती है डिफिकल्टीज वगैरह होती है, जैसे देखिए मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है या फिर डिले कर रहा है, या फिर अपन को क्या करना है बहुत ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, या फिर अनरीजनेबल ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट, या फिर अनएक्सपेक्टेड एफर्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, या फिर रिस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट कुछ लगा रहा है, या फिर मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक और एक्सटेंड द असेसमेंट ऑफ द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न व्हेन रिक्वेस्टेड। फिर क्या बोल रहा है, सीए वल्लभ सुंदर इज ऑडिटर ऑफ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, IT system and control is under his consideration to be reported as a key audit matter in audit report of the bank due to high level of automation and complexity of the IT architecture and its impact on the financial reporting system. At what time he should communicate such identified key audit matter? What are relevant consideration in this regard and their usefulness? देखिए अपन क्या बोला था, अगर इनिशियल लेवल पे अगर आपको लगता है कि क्या है जो आईटी वाला है वो क्या है की ऑडिट मैटर रहने वाला है, वहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट एफर्ट रहने वाला है, टाइम रहने वाला है, राइट, वो क्या ना मटेरियल आइटम वगैरह है, राइट। तो अपन क्या करते हैं इनिशियल लेवल पर अपन क्या करते हैं उसको टीसीडब्ल्यू पे क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं, राइट, दैट इज द प्लानिंग स्टेज, राइट, दैट इज द प्लानिंग स्टेज। अपन को बताने वाले हैं कि हम इसको क्या करना है, इसको हमारा जो की ऑडिट मैटर हमारी ऑडिट रिपोर्ट में क्या करने वाला है कम्युनिकेट करने वाले हैं। हम वहाँ पे बेसिकली बताएंगे कि ये की ऑडिट मैटर क्यों है, राइट, हमने वहाँ पे क्या ना स्पेसिफिक प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म किए हैं, हम क्या करेंगे इसके रिगार्डिंग डिटेल लेना डिस्क्लोजर क्या करेंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट में देंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट में देंगे। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर आपको लगता है कि क्या है हम इसको की ऑडिट मैटर क्या करने वाले डिटरमाइन करने वाले हैं, राइट, तो अपन क्या करते हैं उस समय अपन क्या करते हैं टाइमली बेसिस पर क्या करते हैं टीसीडब्ल्यू को कम्युनिकेट करते हैं। इससे क्या होता है टीसीडब्ल्यू भी क्या करते हैं उसको है ना एक्स्ट्रा अटेंशन देती है, राइट, ऑडिटर वो भी हो सकता है उसका क्या होता है एडिटर डिस्क्लोजर मैनेजमेंट भी हो सकता है उसका क्या करे एडिशनल डिस्क्लोजर क्या करे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह में देगा विद रेस्पेक्ट टू द आईटी सिस्टम वगैरह एटसेट्रा, राइट। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है आपको टाइमली बेसिस पे इसको कम्युनिकेट करना चाहिए। फिर बोल रहा है कि सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि आप उसका कम्युनिकेशन कब करो। अब अगर ये बोल रहा है अगर आपको इनिशियल स्टेज पे लगता है कि आप इसको एज ए की ऑडिट मैटर डिटरमाइन करने वाले हो तो आप क्या करोगे इसको प्रीलिमिनरी स्टेज पे आप इसको प्लानिंग स्टेज पे आप क्या करोगे उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, राइट। अब इससे क्या होगा डूइंग सो में हेल्प टू एलिवेट द प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू हैव अ रोबस्ट टू वे डायलॉग अबाउट की ऑडिट मैटर एट द टाइम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग फाइनलाइज्ड फॉर द इशुएंस। इससे क्या होगा ऑडिटर को टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर ऑडिटर किसी चीज को की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करता है तो ऑडिटर को बहुत सी चीजें रिपोर्ट करनी होती है, राइट, तो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को चाहिए अगर ऑडिटर पहले से बता के रखेगा इसको मैं की ऑडिट मैटर बताने वाले हैं तो ऑडिटर क्या मिलेगी ना कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ऑडिटर को टाइमली बेसिस पे क्या होगी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में टीसीडब्ल्यू को भी क्या करता है हेल्प करता है, इट इनेबल देम टू प्रोवाइड देम विद एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन फर्दर क्लैरिफिकेशन वेयर नेसेसरी द ऑडिटर मे कंसीडर इट यूजफुल टू प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी विद अ ड्राफ्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर डिस्कशन। मतलब ऑडिटर क्या करता है एग्जैक्ट लेआउट वगैरह भी बताता है कि ऑडिटर को किस तरीके से रिपोर्ट करने वाला जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
CS Sally Goel is offered appointment as an auditor of a REIT Limited, a listed company. The audit committee of the company wants her to justify independence in relation to company through proper communication. Although she has ensured that there are no threat to her independence, she feels requirement of audit committee to be beyond its purview. What is your opinion in this regard? Okay. एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी जो ऑडिट कमेटी है वो क्या बोल रही है, CS Sally को बोल रही है कि आप क्या करिए, इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग क्या करिए, स्टेटमेंट दीजिए। तो उसने क्या बोला, उसने ऑल्दो ऑडिट कमेटी को क्या क्या इंश्योर किया कि इंडिपेंडेंस को लेकर कोई भी थ्रेट नहीं, इंडिपेंडेंस की जो भी रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई हो रही है। तो फिर भी सीए जो सैली गोयल है उसको लग रहा है कि ऑडिट कमेटी जो पूछ रही है वो उसके स्कोप से बाहर है, राइट। नॉर्मली इंडिपेंडेंस को रिव्यू करना, राइट, वो ऑडिट कमेटी के स्कोप से बाहर है। तो पहली चीज ऐसे 260 अपन को बोलता है, ऐसे 260 अपन को बोलता है क्या, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी ऑडिटर क्या करता है, एक स्टेटमेंट देता है विद द कंपनी, किसके रिगार्डिंग, पहला तो कि वो क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करे, साथ में उसकी जो भी नेटवर्क फर्म वगैरह है, राइट, वो भी क्या करे, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट से क्या करे, कंप्लाई करी है। साथ में आके ऐसे कोई रिलेशनशिप वगैरह है जो क्या करे, थ्रेट पहुंचा सकते हैं, तो वो रिलेशनशिप के बारे में भी क्या करते हैं, एंटिटी को डिस्क्लोज करना होता है। साथ में उस थ्रेट को एलिमिनेट या फिर रिड्यूस करने के लिए हमने क्या है ना सेफगार्ड लगा है, उनको क्या होता है, वो भी है ना कम्युनिकेट करना होता है विद द क्लाइंट, राइट। तो यहाँ पे जो ऑडिट कमेटी के जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ स्कोप नहीं है, ऐसे 260 बताता है कि ऑडिट को क्या करना होता है, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी ऑडिटर को कम्युनिकेट करना होता है विद रिगार्ड टू द कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू द कंपनी, राइट, क्लाइंट। एंड कंपनी एक्ट भी है ना ऑडिट कमेटी को क्या करती है, राइट देती है, पावर देती है टू रिव्यू द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर्स, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, UVW and Associate are the statutory auditor of Moon Limited, a listed company, for the financial year 20 to 23. CA Uddhav is a engagement partner for the audit assignment. He was of the understanding that as per the requirement of one of the essay, he has a responsibility to communicate following matter to TCWG. Auditor responsibility in relation to the financial statement audit, planned scope, timing of audit, auditor independence, which of the matter is not included in the list prepared by CA Uddhav. Significant findings. कौन सा significant findings? अब उसके लिए अपन को वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लेना। इसी के साथ अपना होता है ऐसे 260 कंप्लीट। अब अपने चैप्टर 2 के दो स्टैंडर्ड बाकी है, पहला ऐसे 299 और दूसरा ऐसे 402, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए कंप्लीट करते हैं सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं ऐसे 299 से, बहुत ही इजी स्टैंडर्ड से ऐसे 299, और फिर अपन देखने वाले ऐसे 402। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कंपनी है ARP लिमिटेड, जिन्होंने 3 ऑडिटर को अपॉइंट किया, मिस्टर X, Y एंड Z एज देयर जॉइंट ऑडिटर। अभी क्या बोल रहा है, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ग्रेच्युटी मिस्टर X, Y एंड Z वांटेड टू रेफर देयर ओन एक्चुअली। Now due to difference of opinion, all the joint auditor consulted their respective actuary. Subsequently, major difference was found in the actuary report. However, Mr. X agreed to Mr. Y's actuary report, through Mr. Z did not. Mr. X contended that Mr. Y's actuary report shall be considered in audit report due to majority of votes. Now Mr. Z is in dilemma. Okay. बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अपन करना क्या है। तो सबसे पहले अपन को बताना है, एक्सप्लेन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर when they are jointly and severally responsible in respect of audit conducted by them, and also guide Mr. Z in such a situation. Explain the responsibility of auditor in case a report made by Mr. Y actually later on found faulty. Okay. तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पहला तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपन को बताना है कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे सारे ही ऑडिटर क्या होते हैं, जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे प्लानिंग वाला एरिया हो गया, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो एरिया हो गया, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, क्या उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज एज पर AFRF है या नहीं है, राइट, हमारी रिपोर्ट क्या एज पर अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह है या नहीं है, राइट, या फिर कोई ऐसा मैटर है जो अपन क्या क्या है दूसरों क्या ना क्या क्या कम्युनिकेट किया, वहाँ पे क्या सबका एग्रीमेंट वगैरह है, या फिर कोई ऐसा एरिया जो गया डिवाइड नहीं किया गया, कॉमन ऑडिट एरिया, वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, सारे जॉइंट ऑडिटर्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मिस्टर X बोल रहे थे क्या, कि ड्यू टू मेजोरिटी ऑफ व्यू मिस्टर Z को क्या करना चाहिए, उनके साथ एग्री करना चाहिए, राइट, उन दोनों के साथ। पर ऐसे 299 क्लियरली बोलता है कि देखिए अगर आप किसी भी मैटर पे क्या करते हो, डिसएग्री करते हो, या फिर आपका ओपिनियन क्या है दूसरों से अलग है, राइट, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सप्रेस करोगे बाय सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। उस पे आप क्या करोगे, अदर मैटर पैराग्राफ दोगे, राइट, आपको दूसरों से एग्री नहीं करना है ड्यू टू मेजोरिटी ऑफ व्यूज, राइट। तो मिस्टर Z इज नॉट बाउंड बाय द मेजोरिटी ऑफ व्यूज। तो मिस्टर X का कंटेंशन गलत है, मिस्टर Z अगर एग्री नहीं करते हैं तो अपना ओपिनियन क्या करते हैं, बाय सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर लेटर ऑन फाउंड होता है कि मिस्टर Y की जो एक्चुअल रिपोर्ट थी वो क्या थी, फॉल्टी थी, क्या थी, फॉल्टी थी, तो उस केस में ध्यान रखना मिस्टर X और Y क्या होंगे, गिल्टी होंगे, ना कि मिस्टर Z, अगर वो क्या करते हैं सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा ध्यान रखना यहाँ पे ऐसे 620 का भी क्या होगा, वायलेशन होगा। देखिए आप एक्सपर्ट के वर्क को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो, उससे पहले आपको देखना है क्या उसका वर्क, राइट, क्या मेरे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है या नहीं है। अपन देखते हैं क्या सोर्स डेटा यूज किया है, राइट, उसने क्या एजम्पशंस यूज किए हैं, साथ में उसकी जो फाइंडिंग्स है, राइट, उसने जो कंक्लूजन फ्रेम किया है, राइट, क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो रीजनेबल है, साथ में क्या वो दूसरा कंसिस्टेंट है विद द अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द ऑडिटर। देखिए क्या दिया है,
देखिए क्या बोल रहा है, रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। नॉर्मली अपन कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करते हैं, पर अगर क्या है, अगर किसी भी मैटर को लेके क्या है डिसएग्रीमेंट है, तो अपन क्या करते हैं, अपन अपना ओपिनियन क्या करते हैं, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। A joint auditor is not bound by the majority of views of the joint auditor regarding the opinion or matters to be covered in the auditor report. अगर आप सेपरेट क्या करो रिपोर्ट इशू कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे, अदर मैटर पाएगा, आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे अपनी रिपोर्ट में, इसमें आप क्या करोगे, दूसरी रिपोर्ट का आप क्या करोगे, रेफरेंस दोगे। अभी क्या बोल रहा है, इन प्रेजेंट केस इफ मिस्टर जेड डज नॉट एग्री विद द ओपिनियन ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई देयरफॉर ही नीड्स टू इश्यू अ सेपरेट रिपोर्ट। अभी क्या बोल रहे हैं, ऐसे 620 का क्या कर दिया है, रेफरेंस दे दिया है, क्या कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या करे, एक्सपर्ट के वर्क को क्या करे, इवैल्यूएट करे, राइट। सो इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर जेड विल नॉट बी हेल्ड liable for the same due to separate opinion expressed by him। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कोई बीएचएस लिमिटेड है, उसके ऑडिटर है एनएमएन एंड कंपनी लिमिटेड एंड एबीसी एंड एसोसिएट एलएलपी, वो उसके क्या है, जॉइंट ऑडिटर है। कुछ इन टाइम पास किया है, फिर बोला कंपनी ने क्या किया, जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किए। ओके, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सिंस द कंपनी इज न्यू टू दिस ऑडिटर्स एंड द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ऑडिटर टू होम audit work has been divided, management had a discussion and understood that each joint auditor is responsible only for the work allocated to him, whether or not he has prepared a separate report on the work performed by him advice। ओके, कुछ नहीं है, अपन को ऐसे 299 के बारे में क्या करना है, थोड़ा सा इनको डिटेल में बताना है, राइट। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार आप इसको रीड करिएगा, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइस लिमिटेड है, उसने क्या किया, दो सीए फर्म को अपॉइंट किया, कौन सी, एक तो एमएन एसोसिएट और दूसरी है पीक्यू एंड कंपनी एज देयर जॉइंट ऑडिटर। अभी क्या बोला, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ मेजर अंडरस्टेटमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, द इन्वेंट्री वैल्यूएशन वर्क वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन एमएन एसोसिएट बट देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर द डिवीजन ऑफ द वर्क बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर। कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन विद रिगार्ड टू रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स। ओके, देखिए मैंने आपको क्लास में एक चीज बताई थी कि जो भी अपन क्या करते हैं, वर्क डिवाइड करते हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसको सारी जॉइंट ऑडिटर्स क्या करते हैं, साइन करते हैं, साथ में उसको अपन क्या करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी वर्क के साथ कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया कि कौन कौन क्या क्या काम करने वाला था, उसके रिगार्डिंग उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, बराबर। अब क्या हुआ, एक जो इन्वेंट्री थी वहां पे क्या था, कोई मिस स्टेटमेंट मिला और उसको इन्वेंट्री वाला जो एरिया था वो किसके है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी में था, एमएन एंड एसोसिएट के रेस्पॉन्सिबिलिटी में था। अभी बोला कि अगर यहाँ पे वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, क्या दोनों ही जॉइंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर सिर्फ है ना एमएन एंड एसोसिएट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था कि वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनता है तो ऑफ कोर्स दैट इज अ वायलेशन ऑफ एसए 299, ऑफ कोर्स दैट इज अ वायलेशन ऑफ एसए 299, बट उस केस में दोनों ही जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जिसने उस पर्टिकुलर वर्क को क्या है, लुक ओवर क्या है, उसने पर्टिकुलर है ना वर्क को कैरी आउट किया है, वही क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए इस केस में जो एमएन एंड एसोसिएट है वही क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे। एक बार फिर से सारा बताया है कि कहाँ कौन कौन से ऐसे एरिया जहाँ पे सारी जॉइंट ऑडिटर्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फिर से वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, राइट। अभी क्या बोल रहे हैं, एमएन एंड एसोसिएट विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम एज इन्वेंटरी वैल्यूएशन वर्क वाज लुक्ड आफ्टर बाय एमएन एंड एसोसिएट ओनली फर्दर देयर इज अ वायलेशन ऑफ एसए 299 एज द डिवीजन ऑफ वर्क हैज नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बैंक है एक्सीलेंट बैंक, जो क्या है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने क्या किया, 3 जॉइंट ऑडिटर क्या किया, अपॉइंट किए। फिर उन्होंने क्या किया, जो वेरिफिकेशन ऑफ कंसोलिडेशन था उसको ना डिवाइड नहीं किया, उसके लिए काम करते तीनों जॉइंट ऑडिटर क्या करने वाले, परफॉर्म करने वाले हैं। देखिए ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ जोन्स सीएजेड वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर एक्सप्रेस्ड अ कंसर्न अबाउट इंटरनल कंट्रोल इन वन ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांचेज सिचुएटेड इन हिज जोन। The irregularity was not reported in the final account as the other two joint auditors were not in favor of reporting and decision of not reporting the same was taken on the basis of a majority. Subsequently, fraud was detected in the said branch which was audited by CHZ. The bank secured advice about the responsibility of 3 joint auditors in the above situation. Okay. देखिए क्या हुआ है, जोन्स का जो वर्क था वो तीनों जॉइंट ऑडिटर ने क्या किया, अपने अपने में डिवाइड कर लिए, राइट। अब एक जोन जो था, जो सीएजेड के क्या थे, ओवरव्यू में था, वहां पे क्या था, मेजर है ना लूपहोल्स थे, मिसस्टेटमेंट वगैरह के क्या थे, पॉसिबिलिटी थी। तो सीएजेड ने क्या किया, उस एरिया को क्या किया, बाकी दो जो जॉइंट ऑडिटर थे उनको कम्युनिकेट किया, उनको क्या कम्युनिकेट किया, बराबर। और तीनों ने क्या किया, म्यूचुअली डिसाइड किया, तीनों ने क्या किया, म्यूचुअली डिसाइड किया कि ओके इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बाद में वहाँ पे मिसस्टेटमेंट मिलती है, अगर वहाँ पे बाद में मिसस्टेटमेंट मिलती है तो उसके इसमें ध्यान रखा तीनों ही क्या होंगे, जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्यों, क्योंकि इसको दूसरे है ना जॉइंट ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दिया गया था, वहाँ पे क्या था, एग्रीमेंट था, राइट।
देखिए ऑन द अदर एंड ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पांसिबल फॉर मैटर व्हिच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम एंड ऑन व्हिच देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स. Hence, in the accordance with SA 299, all the joint auditors are responsible for the same. देखिए मिस्टर जैड वाज रिक्वायर्ड टू इश्यू सेपरेट रिपोर्ट. ही वाज नॉट बाउंड बाय द views of the other joint auditors. Mr. Jad will be held responsible for the non-reporting of the matter. Note, alternatively, it may be concluded that all the three joint auditors will be held responsible for the fraud detected in the branch audited by CS Jad, as decision for not reporting the irregularity observed was taken on a majority basis. Right? अब आपको है ना ये वाला आंसर देखने की जरूरत नहीं है, इसको आप है ना क्रॉस लगा दीजिए, इसको आप क्रॉस लगा दीजिए. अभी के लिए बता रहा हूँ क्यों, अभी के लिए इसको एक बार क्रॉस लगा दीजिए. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसकी भी एक बार लास्ट की एक बार लाइन देखें. इस बार अपने ना इस चैप्टर में अभी भी एक बार क्वेश्चन की लास्ट लाइन से अपने शुरू नहीं किया है. एक बार करते हैं इस तरह क्वेश्चन की लास्ट लाइन से शुरू करते हैं. क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है. देखिए क्या है, इन केस work in relation to above audit procedure is not performed professionally by DES and associate, discuss where responsibility for such lapses would lie in line with the SA 299. Okay, question got simpler. अब यहां से अपना क्वेश्चन सिंपल हो गया कि क्वेश्चन किसका है, SA 299 का. अब देखिए क्वेश्चन क्या है. एक केएनबी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, उन्होंने क्या किया, चार ऑडिटर को क्या किया, एज ए जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किया. कौन कौन, जीपीआर, एमकेएस, सीवाई एंड डीईएस. और चारों ने क्या किया, कुछ कुछ जो है ना क्या किया, अपने अपने में डिवाइड कर दिए. अभी क्या बोल रहे हैं, हाउएवर वर्क रिलेटिंग टू आईटी सिस्टम एंड कंट्रोल वाज नॉट एलोकेटेड बाय देम ड्यू टू इट्स वेरी नेचर. While planning for the above common work area, it was decided to test IT general control, application control and IT dependent manual control. Okay, ये इनका प्लानिंग वाला पार्ट है, राइट. जो चारों ऑडिटर, जो चारों जॉइंट ऑडिटर ने क्या किया है, साथ में प्लान किया है, राइट. प्लान की ऑडिटर प्रोसीजर रिलेटिंग टू दिस कॉमन एरिया आल्सो इंक्लूड टेस्टिंग डिजाइन, operating effectiveness of control over computer operation including backup, batch processing, data processing, etc. The actual audit procedure pertaining to the testing control over batch processing were performed by team of DES and the associate. Okay, देखिए क्या हुआ है, प्लानिंग वाला पार्ट ज्वाइंटली किया. अब उसको जो एग्जीक्यूट करने वाला की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो पर्टिकुलरली जो बैच प्रोसेसिंग को, तो उसके रिलेटेड जो कंट्रोल को टेस्ट करना था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके रिलेटेड जो प्रोसेस परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, डीईएस एंड एसोसिएट की थी, राइट. तो अब ये बोल रहा है कि अगर डीईएस एंड एसोसिएट ने अपने प्रोसीजर क्या किए, अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं किए, तो उस केस में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑफ कोर्स डीईएस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो डीईएस वाली जो फर्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. देखिए अगर प्लानिंग फेज में क्या होता है, लूपहोल होता है. प्लानिंग फेज में अगर क्या होता है, लूपहोल होते हैं, तो वहां पे चारों ही जॉइंट ऑडिटर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पर जो प्रोसीजर डिजाइन है ना सेट के ओके हमको ये प्रोसीजर परफॉर्म करने, तो वो प्रोसीजर कौन परफॉर्म कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, अगर उसकी परफॉर्मेंस में अगर क्या है लूपहोल है, राइट. अगर उस प्रोसीजर को सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वही क्या होगा, वहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा. तो इस केस में जो डीईएस एंड एसोसिएट है वो क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे. अब देखिए क्या बोल रहा है, जो प्लानिंग वाला पार्ट होता है वहां पे क्या होंगे, चारों जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्या बोल रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉमन एरिया द जॉइंट ऑडिटर आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्लान ऑडिट प्रोसीजर एग्रीड अमंग देम, राइट. अगर प्लानिंग पेज में अगर क्या होता है लूपहोल होता है कि सही तरीके से प्रोसीजर ही डिसाइड नहीं किया कि कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, राइट. अगर किसकी टेस्टिंग अगर वहां पे अगर प्लानिंग पेज में अगर क्या होता है फ्लॉ जो होते हैं, तो चार जॉइंट ऑडिटर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पर यहाँ पे फ्लॉ किस पता प्रोसीजर को परफॉर्म करने में, तो वो जिसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वही क्या होगा, है ना, रिस्पॉन्सिबल होगा. इसलिए क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ एनी लैप्सेज इन परफॉर्मिंग सच प्रोसीजर डीईएस एंड एसोसिएट वुड बी रिस्पॉन्सिबल. देखिए इन द इंस्टेंट ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू टेस्टिंग डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर कंप्यूटर ऑपरेशन इंक्लूडिंग बैकअप, बैच प्रोसेसिंग, डेटा सेंटर सिक्योरिटी हैव बीन प्लान्ड जॉइंटली एज इट इज अ कॉमन एरिया. हाउएवर ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू टेस्टिंग कंट्रोल ओवर बैच प्रोसेसिंग वर एक्चुअली परफॉर्म बाय द डीईएस फर्म, राइट. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कंपनी है, उसके तीन जॉइंट ऑडिटर है, ए, बी एंड सी. उस कंपनी में क्या है, मिस स्टेटमेंट है, और उसके कारण क्या होगा कि जो 25 करोड़ का प्रॉफिट है वो 5 करोड़ के लॉस में है ना ट्रांसफर हो जाएगा. इसलिए जो बी है वो वहां पे क्या करना चाह रहा है, वो एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाह रहा है. However, A and B do not concur with these views and are inclined to accept a management version. Is B required to go by the majority opinion of a 2-1? Okay, यहाँ पे देखिए B नहीं होगा, यहाँ पे C होगा, राइट. तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि B को क्या सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए या फिर उसको मेजॉरिटी के साथ जाना चाहिए. अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, राइट. अगेन क्या है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है. आपको बताना है कि जो जॉइंट ऑडिटर होता है वो दे आर नॉट बाउंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ व्यूज. अगर वो किसी मैटर पे डिसएग्रीमेंट है या फिर ओपिनियन पे क्या है डिसएग्रीमेंट है, वो क्या करेंगे, उसको सेपरेटली एक्सप्रेस करेंगे बाय सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में क्या करेंगे, उनको एक अदर मैटर पे इंक्लूड करना है, राइट. एक बार इसको देख लेना आप, इसमें और कुछ खास नहीं है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक मैग्नेट को इंटीरियर लिमिटेड है जो ऑफिस फर्नीचर का क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और ये क्या बोल रहा है, कंपनी हैज दिस एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू 4 ज्योग्राफिकल रीजन। इन्होंने 2 जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किए, कौन, एबीएन कंपनी एंड सीडीएन कंपनी, टू कंडक्ट जॉइंट ऑडिट। दोनों के जो फर्म के जो एंगेजमेंट पार्टनर है, जो सीनियर मेंबर्स है एंगेजमेंट टीम के, उन्होंने क्या क्या मीटिंग करी और वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एरिया टू बी डिवाइडेड एंड द रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सप्लेन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स विद रेस्पेक्ट टू सच जॉइंट ऑडिट। ओके, एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। देखिए क्या बता रहे हैं, पहले तो जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं अगर कोई मैटर दूसरे ऑडिटर के क्या किया है, कम्युनिकेट कर दिया, तो वहाँ पे सारी क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे। और आपको क्या करना है, अगर कोई दूसरे ऑडिटर के काम का है तो आपको क्या करना है, उनको प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिट आपको क्या करना है, उनको कम्युनिकेट करना है। ओके, सारा रिपीटेटिव है, एक बार आप इसको रीड करते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपको ऑलमोस्ट ना 299 की समरी आपको यहाँ पे दे देनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आरपीएस लिमिटेड है, उन्होंने क्या किया, 3 जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट किया, आरपीएस। ओके, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके देखिए ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको जो ऊपर जो एक्सीलेंट वाला जो क्वेश्चन कैंसिल करवाया था, अब ये उसका रिपीटेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पे भी अगेन डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं किया गया है। देखिए ओके सॉरी, ये एग्जैक्ट रिपीटेड है तो इसको आपको वापस से देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, ये भी कंप्लीट रिपीटेटिव है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड गाइस होल्ड करिएगा। ओके गाइस, आपको है ना ये वाला क्वेश्चन अपन जो कट किया था, एक बार इसको कट मत करना, इसको एक बार एज इट इज रहने देना। इस पर एक नया क्वेश्चन आया था, अगर वो मुझे मिलता है तो मैं आपको फिर से आपको ना बता देता हूँ, पर एज ऑफ नाउ एक बार अपन जो क्वेश्चन जो कैंसिल किया था, एक बार अपन ना इसको कैंसिल मत करना, राइट। चलिए अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे 402 ऑडिट कंसिडरेशन इन एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या क्वेश्चन है, ड्यूराफोन मोबाइल कंपनी लिमिटेड हैव पैन इंडिया प्रेजेंस एंड मार्केट लीडर इन मोबाइल ऑपरेशन। It has outsourced all its revenue operation, including accounting function, to Set Solution Private Limited as an auditor of mobile company. Enumerate the factor to be taken into consideration related to its financial reporting. Okay. अपन ने क्या बोला था, अगर अपना क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्विस आउटसोर्स कर रहा है और वो सर्विसेज क्या कर रही है, उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को क्या करती है, इंपैक्ट करती है, तो उसमें ऐसे 402 क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो उसमें अपन बेसिकली क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलेवेंट टू ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन दो सर्विसेज एंड द कंट्रोल ओवर देम आर पार्ट ऑफ द यूजर एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सिंपल सा बात है, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या रेलेवेंट है, रिलेटेड है, तो वो उस पर क्या होगा, ऐसे 402 एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। अब देखिए अपन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कैसे रेलेवेंट, आगे देखिए वो क्या कर रहे हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं, राइट। या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, स्टोर होते हैं, प्रोसेस होते हैं, राइट। अगर वो क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या करना है, किसी तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं, तो वो अपने लिए रेलेवेंट होंगे, राइट। या फिर रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट करें, तो हमारे रेलेवेंट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल दिए हुए जो अपने इजीली बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, राइट। एक बार आप इसको गो थ्रू कर देना, जनरल एंटिटी वर्कर को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं, लेजर वर्कर को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर किसी भी तरीके से क्या कर रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को क्या कर रहे हैं, क्लाइंट की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर रिलेटेड कंट्रोल या फिर सिस्टम को क्या कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ऐसे 402 एप्लीकेबल हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ इंडो लिमिटेड CA Harish observed that the processing of accounting data was given to third party on account of certain consideration like cost reduction,
own computer working to full capacity. Indo Limited used a service organization to record transaction and process related data. What factors should see Harish consider regarding the nature and extent of activity undertaken by the service organization so as to determine whether those activity are relevant to the audit and if so to assess the effect on the audit risk. देखिए अपन क्या बोलते हैं, जिस तरीके अपन एक ऑडिट स्टार्ट करते हैं, कंक्लूड करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग, राइट, ऑडिट स्ट्रेटजी करना, ऑडिट प्लानिंग करना, उसके बाद क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। वहां पर अपन क्या करते हैं, एक तो अपन क्या करते हैं एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, दूसरा अपन क्या करते हैं इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसके बेसिस पर अपन क्या करते थे, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या करते थे, आइडेंटिफाई असेस करते थे, और उसके बेसिस पर अपन क्या करते थे, अपना रेस्पॉन्स डिजाइन करते थे, राइट। अब यहाँ पे अपन क्या करते थे, यहाँ पे इन हैंड रिस्क को असेस करने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए अपन क्या करते हैं, जो सर्विस है अपन क्या करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, क्या करते हैं सर्विस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अब उस पर अपन बेसिकली क्या अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, पहला तो नेचर ऑफ सर्विस क्या है, मटेरियलिटी क्या है, राइट, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कितना है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप वगैरह क्या है, उसके बेसिस पर अपन क्या करते थे, सर्विसेज में क्या करते थे, इन हैंड रिस्क को क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, असेस करते थे, राइट। तो उसी की बात कर रहे हैं। देखिए पहला तो नेचर ऑफ सर्विस एंड द सिग्निफिकेंस, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, राइट। सॉरी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी भी एक बार लास्ट की 2 लाइन देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखते हैं लास्ट की 2 लाइन से अपन को कुछ समझ में आता है क्या। देखिए, व्हाट एस्पेक्ट आर टू बी कंसीडर्ड बाय सीएजेड in using such assurance report as audit evidence that control at city contractor are operating effectively. ओके, देखिए कुछ खास समझ में नहीं आता और एग्जाम वाले प्रश्न में तो शायद समझ में नहीं आया, बट थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रहता है कि ओके सीएजेड की कुछ बात हो रही है, कुछ है ना एश्योरेंस रिपोर्ट पे ना कंसीडर करना है नहीं करना, उसकी कुछ बात हो रही है। अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक हैप्पी हॉस्पिटल है जो क्या है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मुंबई का। अब हैप्पी हॉस्पिटल ये कहना एडवांस सिस्टम यूज कर रहा है फॉर द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इंडोर पेशेंट, उनकी मेडिसिन, उनका ट्रीटमेंट, उनके डायग्नोसिस, उनकी बिलिंग, सब कुछ है। और ये कौन मैनेज कर रहा है, सिटी कॉन्ट्रैक्टर। अभी क्या बोल रहे हैं, सीएजेड is a statutory audit of Happy Hospital. CAZ came to know about this system while auditing. CAZ is concerned about the control at city contractor associated operating effectively or not. For this purpose, CAZ demanded from city contractor an assurance report from a practicing CA about their opinion on the description of city contractor system and the effectiveness of a control. Which type of report should be obtained by CAZ in terms of relevant standards on auditing? What aspects are to be considered by CAZ in using such assurance report as audit evidence that control at city contractors are operating effectively? Okay. तो पहला तो इसको कौन सी रिपोर्ट चाहिएगी, टाइप 2, क्योंकि हमको किस पे एश्योरेंस चाहिए, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे भी चाहिए, इसलिए हम कौन सी रिपोर्ट मांगेंगे, टाइप 2 रिपोर्ट मांगेंगे, बराबर। दूसरा, अपन उस रिपोर्ट को अपने लिए एज ए ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, उससे पहले अपन क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं। तो पहला तो अपन क्या करते हैं, उन्होंने क्या टेस्टिंग करी है, उस टेस्टिंग के रिजल्ट्स क्या थे, राइट, क्या उन्होंने सेम पीरियड कवर किया है, बराबर। दूसरा, हमको जिस एजेंसन के रिगार्डिंग हमको है ना एविडेंस चाहिए, क्या उसके रिगार्डिंग उसमें ना रिपोर्ट में सारे है ना फैक्टर्स में ना इंक्लूड किए गए हैं, राइट। साथ में अगर वो रिपोर्ट अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल की बात कर रही है, तो जो अपना जो क्लाइंट का जो ऑडिटर है सीएजेड, वो क्या करेगा, उस यूजर एंटिटी के ना कंट्रोल को चेक करेगा, क्या उन्होंने प्रॉपर्ली उसको डिजाइन किया, इंप्लीमेंट किया, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। देखिए सबसे पहले आप तो क्या करोगे, टाइप 2 रिपोर्ट दोगे। अब टाइप 2 रिपोर्ट को एज ऑडिट एविडेंस यूज करने के लिए आप क्या क्या चीजें कंसीडर करोगे। पहला तो आप देखोगे पीरियड कवर्ड बाय दैट रिपोर्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल की बात हो रही है, फिर आप देखोगे evaluating the adequacy of the time period covered by the test of control and the time elapsed since the performance of such a test of control, right, ये अपन ये भी बात कर ली। अब whether the test of control performed by the service auditor and the result thereof as described in the service auditor's report are relevant to the adjustment in the user entity financial statement and provide sufficient appropriate audit evidence to support the user auditor's risk assessment। जिस एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग अपन को है ना एविडेंस चाहिए, क्या वो एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उसमें है ना कवर करी गई है या नहीं करी गई, क्या उसके रिगार्डिंग उन्होंने है ना कंट्रोल टेस्ट किया है या नहीं किए, राइट। तो इसी के साथ ये होता है क्वेश्चन पूरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। अपने जब क्लास में इस चीज को कंसीडर किया था, तब अपने जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फेज वाला था, तब अपने इन फैक्टर्स को कंसीडर किया था, ना कि है ना रिस्क रेस्पॉन्स वाले फेज पे। इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है रिस्क रेस्पॉन्स वाले फेज पे, राइट। क्योंकि जो रिस्क रेस्पॉन्स वाला फेज था वहां पे अपने टाइप 1 रिपोर्ट्स भी काम चलता है, पर रिस्क असेसमेंट फेज पे अपना टाइप 1 रिपोर्ट से काम चलता है, पर जब रिस्क रेस्पॉन्स वाला फेज होता है तब अपना टाइप 1 से काम नहीं चलता, वहां पे स्पेसिफिकली टाइप 2 से ही काम चलेगा, राइट। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी भी लास्ट की 2 लाइन पढ़ के देखें, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्या कुछ समझ में आता है या नहीं आता है। What aspect should CAZ consider
while using such an assurance report as audit evidence to determine whether control at a trend tech solution are operating effectively. Okay, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट लग रहा है, एक बार मैं फटाफट इसको रीड कर लेता हूं। ओके, ऊपर वाले का एकदम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आप नहीं भी करोगे तभी चलेगा, अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तभी आप कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है G Limited is a mobile phone operating company bearing the marketing function. It had outsourced the entire operation like maintenance of mobile infrastructure, customer billing, payroll, accounting function, etc. Assist the audit of G Limited as to how he can obtain understanding of how G Limited uses the service of the outsourced agency in its operation. Again वापस से आप देखोगे नेचर सर्विस है, उसकी मटेरियलिटी, उसका सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, नेचर रिलेशनशिप वगैरह, राइट। उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, इसको असेस करोगे, राइट। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए CA Raman while reviewing the unmodified audit report drafted by the assistant found that a reference has been made to the work done by the service auditor. CA Raman hence asked the assistant to remove such a reference and modify report accordingly. Comment whether CA Raman is correct in removing the reference of the work done by service auditor. Okay, यहाँ से क्वेश्चन सारा समझ में आ गया। अब एक बार से पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक ENN लिमिटेड है, वो क्या करी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की क्या करी है, सर्विस ले रही है फॉर इस पेरोल ऑपरेशन। अब जो पेरोल कॉस्ट है उसकी वो है 65% ऑफ द टोटल कॉस्ट। अब एपीपी लिमिटेड जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या किया, टाइप टू रिपोर्ट दी है। एपीपी लिमिटेड है, उसने भी क्या किया है, अपनी सर्विसेज को क्या किया है, आउटसोर्स किया है। किसको किया है, एसएमपी एंड एसोसिएट को। और इस तरीके की सर्विस आउटसोर्स करी है कि वो क्या करे, हमारी ENN लिमिटेड के लिए क्या हो रही है, वो हमारी ENN लिमिटेड के लिए क्या हो रही है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। और जो एपीपी लिमिटेड ने टाइप टू रिपोर्ट दी है वो कैसी है, कार्व आउट है, मतलब उसमें जो एसएमपी लिमिटेड है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कवर नहीं करी गई है। ओके, ऊपर वाली सी फिलामेंट टाइम पास कर लेती है, नीचे जो क्वेश्चन है वो एकदम से अलग है। नीचे जो क्वेश्चन है उसने क्वेश्चन एकदम से पलटी मार दी। क्वेश्चन ने क्या पलटी मारी है, क्वेश्चन ने पलटी मारी है कि देखिए उसकी ऑडिट कौन कर रहा है, CA रमन कर रहा है, उसके असिस्टेंट ने क्या किया, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट क्या करी, प्रिपेयर करी, राइट। मतलब कोई भी ओपिनियन में मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं है, राइट। और विदाउट मॉडिफिकेशन, राइट, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, फिर भी उसके असिस्टेंट ने क्या किया, सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट का क्या किया, रेफरेंस दे दिया, जो एज पर SA 402 क्या है, सही नहीं है। SA 402 बोलता है इन केस ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, राइट, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, आप क्या करोगे, सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं दोगे, राइट। आप सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं दोगे, और अगर उसके बाद लॉ रेगुलेशन बोलता है कि आपको रेफरेंस देना है तो उसके साथ एक क्लियर स्टेटमेंट दोगे कि उसके रेफरेंस के कारण ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी कम नहीं होती है, राइट। और यहाँ पे तो अनमॉडिफाइड है, मतलब कोई ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता, आप उसका रेफरेंस दे ही नहीं सकते हो, राइट। तो जो रेफरेंस देना है वो गलत है, जो CA रमन बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि आपको इसका रेफरेंस हटाना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, फिर से अपनी रिपोर्ट ना तैयार करनी चाहिए, राइट। तो CA रमन का कंटेंशन क्या है, सही है। कंटेंशन ऑफ CA रमन इन रिमूविंग रेफरेंस ऑफ द वर्क डन बाय सर्विस ऑडिटर is in order as in case of unmodified audit report, user auditor cannot refer to work done by the service auditor, right। देखिए, यूजर ऑडिटर shall not refer to report of service auditor unless required by law regulation. If such reference is required by law regulation, the user auditor report shall indicate that the reference does not diminish the user auditor responsibility for the audit opinion. In the given case, CA Raman, while reviewing the unmodified audit report drafted by the assistant, found that a reference has been made to the work done by service auditor. CA Raman hence asked the assistant to remove the such reference and modify report accordingly. तो जो CA Raman है उनका कंटेंशन सही है। ये अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एकदम ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो आप सेल्फ बेसिस पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो एज अ होमवर्क। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, in the course of audit of Tech Limited, you observe that processing of accounting data was given to third party on account of certain consideration like cost reduction on computer working. Okay, तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। ओके, अगेन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, आपको करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अपना पूरा होता है चैप्टर 2। थैंक यू, राधे राधे। एक बार आप चैप्टर अच्छे से गो थ्रू करना, क्वेश्चन अच्छे से गो थ्रू करना, और उसके बाद अपने क्या करना, रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करना, राइट। थैंक यू, राधे राधे।